हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो जी हाँ बेटा, हम एक और नया चैप्टर लेके आपके आगे आ चुके हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब आज इसे हम शुरू करने वाले हैं आपका प्लांट किंगडम। और आपका ये लेक्चर 1 होने वाला है किसका बेटा, प्लांट किंगडम का। अब तक बेटा हम जो आपको 4 चैप्टर्स करा चुके हैं, कौन कौन से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बेटा अभी जो आपका 5th लेक्चर है वो है आपका प्लांट किंगडम। ठीक, तो बेटा आज हम क्या शुरू करेंगे प्लांट किंगडम में। आपको पता है बेटा, आपको एल्गी पढ़नी है, उसके बाद ब्रायोफाइट पढ़ने हैं, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद बेटा आपको एंजियोस्पर्म पढ़ने हैं। यानी कि हम शुरुआत एल्गी से करेंगे। एल्गी से पहले जो है बेटा इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन का पार्ट दे रखा है। आपको याद होगा बेटा, हम क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, बट कुछ पार्ट जो है क्लासिफिकेशन का यहाँ भी दे रखा है। तो मैं चाहता तो बेटा एक साथ ही सारा का सारा पढ़ा सकता था, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता एनसीईआरटी की बात को इधर उठा के उधर पढ़ा दूं, इधर का उधर कर दूं। नहीं बेटा, जहां जिस जगह पर जो थोड़ी बहुत नीड होगी तो दूसरी जगह का थोड़ा बहुत वहां पढ़ा देंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा उठा के वहीं पढ़ा देंगे। इससे क्या बेटा, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आप सब लोगों के बीच में। हम बेटा स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी, क्लियरली स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी, यानी कि बेटा मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ। ठीक, आओ देखो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं। तो आपको पता चल चुका है बेटा, हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो हम बेटा कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी देखेंगे, और देन नेक्स्ट क्लास के अंदर तो हम जो है बेटा आपकी पूरी की पूरी एल्गी आपको करा ही देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जितने बेहतरीन तरीके से बेटा बाकी सब चैप्टर्स आपको अब तक पढ़ाए हैं, उससे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से बेटा आगे के चैप्टर्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और आपको अलग ही लेवल का बेटा मजा आने वाला है। ठीक, और बेटा मैं सोच रहा हूँ प्लांट किंगडम के बाद जो है हम थोड़ा बहुत ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू करें। बताओ, है ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू करते हैं, मजा आएगा। ठीक, नहीं तो बेटा ऐसा लगेगा इसके बाद हम सीधे सीधे जो है सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक, आ जाओ, हम वो बात का सोचते हैं, फिलहाल हम जो है इसको शुरू करते हैं। तो देखो आओ, तो बेटा आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमें बेटा सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है, देन उसके बाद जो है बेटा कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी पढ़ने हैं। ठीक, और बेटा जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, बेटा देखो 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। क्या होता है, एक तो होते हैं जो बेटा लेक्चर देखते देखते ही नोट्स बना लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं बना पाते, पहले बेटा कंसेप्ट समझना चाहते हैं, बाद में नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है बेटा टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से जो है इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपके सामने क्यूआर दिख ही रहा है, आप इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है बेटा यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां भी जो है बेटा आपको जो है दे रखी है क्या, टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहां से भी जाके जो है बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी लेक्चर्स हम आगे लेने वाले हैं और जितने अब तक लिए उन सबकी पीडीएफ बेटा वहीं पर मौजूद है। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बेटा किसके साथ, आपके क्लासिफिकेशन के साथ। तो बेटा आप क्या हेडिंग डालोगे, आप हेडिंग डालोगे बेटा यहाँ क्लासिफिकेशन। आओ देखो, तो बेटा क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन तो बेटा जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देखते हो उनको बेटा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी कि जिससे बेटा आसानी हो जाए, क्योंकि बेटा आपको पता है अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, यानी कि और भी हो चुकी है बेटा। ये तो तब का डाटा है, तब तक बुक आई थी, अब और भी आ चुकी होंगी बेटा। अब जब नेक्स्ट बुक अगर अगली प्रिंट होगी तब बेटा और डाटा उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये तो पुराना है। यानी कि बेटा और नई नई स्पीशीज डिस्कवर्ड हो रही है। अब सोचा इनको सबको अलग अलग आप स्टडी करोगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको एक जगह पर क्लासीफाई कर देते हैं, उसको पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं, यही कहलाता है बेटा क्लासिफिकेशन। ठीक, और हमें जो क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ना है बेटा, इसके अंदर आपको 3 टाइप्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक पढ़ना है बेटा आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन, एक आपको पढ़ना है बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो शुरुआत करेंगे हम बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के। अब देखो बेटा शुरुआत का ही टाइम था। ठीक, यानी कि बेटा अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, आपको पता है अर्लियर टाइम्स में आपके पास कोई बेटा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, जो आप ऑर्गेनिज्म को देख के उसके अंदर के बेटा स्ट्रक्चर को देखो और उसके बेसिस पर करो। आप क्या करते थे, जो आपको बाहर से दिखता था आप उसको ही बेस कर देते। सपोज करो तुमको यार 2-3 जानवर दिख रहे हैं, उनके आपको जो है क्या कहते हैं, जैसे कि बेटा आपको क्या दिख रहा है, उसके आपको जो है पैर दिख रहे हैं, तो आप देखते हो क्या तीनों जानवरों के पैर सेम सेम से हैं, तो आपने बेटा उनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, ऐसा कर दिया। यानी कि जो जो आपको बेटा बाहर के जो कैरेक्टर दिख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उनके बेसिस पर आपने क्लासिफाई कर लिया। अभी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, किसी का कलर हो सकता है एक्सटर्नल कैरेक्टर, इसके अलावा बेटा नंबर हो सकता है। ठीक, नंबर मतलब बेटा आपकी मतलब कितनी फिंगर्स मिल रही हैं, नंबर बेटा किसी का भी हो सकता है। जैसे हम प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो आप ये चेक कर सकते हो कि एक प्लांट्स के ऊपर कितनी लीव्स हैं, उन लीव्स की शेप क्या है, उनका कलर क्या है। यानी कि बेटा आप जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखते हो। ठीक, तो बेटा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था उसने वही देखा था,
एक्सटर्नल कैरेक्टर है बेटा उन्हीं को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि बेटा जो आपको बाहर दिखता है उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और एनाटमी क्या होता है? जब बेटा आप अंदर किसी का स्ट्रक्चर देखते हो उसे कहते हैं एनाटमी। यानी कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे गए, आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे गए। वेजिटेटिव कह लो या बेटा उनको कह लो आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जब भी बेटा मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक, जब भी बेटा आप रूट, स्टेम और लीफ, ध्यान से सुनो, रूट, स्टेम और लीफ के बारे में जब भी आप बात करोगे बेटा इनको कहते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। जब भी बेटा प्लांट के आप उस वाले पार्ट की बात करोगे जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, यानी कि और प्लांट्स को जो है बनाने में मदद करता है बेटा, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जैसे कि बेटा आपके एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेटा, जो लोग ड्रॉपर होंगे उनको तो पता है बेटा एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। चाहे एंथर कह लो, पिस्टल कह लो, तो उनके लिए तो बड़ी बात है नहीं, वो तो समझ रहे होंगे बेटा क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, क्या होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक। तो बेटा अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक, जो था ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, किसने दिया था? ये बेटा आपके एरिस्टोटल और लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? एरिस्टोटल, आपको याद होगी बेटा, लीनियस भी आपको याद होंगे चैप्टर 1 से, ठीक। तो चलो आओ लिखना शुरू करते हैं। देखो क्या हेडिंग डालोगे बेटा? आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन। आओ, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, देखो आओ। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आप बेटा नंबर डालोगे वो डालोगे क्या? 1। और 1 डालते हो आप लिखोगे क्या बेटा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक। आओ देखो, तो बेटा सबसे पहले आप लिखोगे किसने दिया था, तो बेटा ये दिया था आपके किसने? आप लिखोगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय, किसने दिया था बेटा? ये आपके दिया था बेटा एरिस्टोटल और लीनियस ने। किसने दिया था बेटा? ये दिया था आपके एरिस्टोटल और लीनियस ने। किसने दिया था? ये दिया था बेटा आपके एरिस्टोटल और लीनियस ने। एरिस्टोटल और लीनियस, और आप बेटा दोनों को ही जानते हो। देखो रुको, आओ चलो 1 मिनट, इरेजर से सही से लिखते हैं। आओ देखो, आओ देखो, कहाँ गया पेन? आजा। तो बेटा किसने दिया था? ये आपके एरिस्टोटल एंड लीनियस, एंड लीनियस, ठीक। ये किसने दिया था बेटा? आपके एरिस्टोटल और लीनियस ने। और बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, और वो था बेटा किसके ऊपर बेस्ड? आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, या फिर कह लो आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अगर हम बेटा बात करते हैं प्लांट के केस के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा बेटा अरिस्टोटल ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा था, आपको याद होगा बेटा, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पर ही जो है क्लासिफाई उनको कर दिया था, ठीक। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं जो बेटा यहाँ लिख रखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी यहाँ बात करती है बेटा, इसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, जो कि बेटा इनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इसने बेटा प्लांट की बात करी, इसने कहा बेटा हैबिट की बात करी कि कहाँ लीफ मिलेगी आपको, इसके अलावा बेटा कलर की बात करी, उसने नंबर की बात करी, आपकी शेप की बात करी, किसकी बेटा? लीफ की, ठीक। और जो बेटा आपके लीनियस थे, लीनियस ने जो है इसी क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा आपके एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करी थी। किसके ऊपर करी थी बेटा? लीनियस ने करी थी। ध्यान से देखो, एरिस्टोटल भाई साहब मॉर्फोलॉजी पर ही अटके पड़े थे, बट लीनियस ने जो है थोड़ा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी ले लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेटा एंड्रोशियम पर जो है, एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसके ऊपर जो है आपकी स्टडी करी थी। किसके ऊपर? एंड्रोशियम, ठीक। आओ, अभी जिनको बेटा एंड्रोशियम नहीं पता है, कुछ नहीं, थोड़ा उस इंतजार करना होगा बेटा, आपको आगे आपको पता चल जाएगा एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। बेटा मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम प्लांट का। रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे आपके होते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऐसे प्लांट का भी बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम, ठीक। आओ देखो, तब क्या लिखोगे बेटा? ये जो था बेटा, ये था आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ये था बेटा आपका क्या? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ये था आपका बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था तो बेटा किसके ऊपर बेस्ड था? ये आपका बेस्ड था बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बेस्ड किसके ऊपर था बेटा? बेस्ड ऑन, आप लिखोगे क्या बेटा? आप लिखोगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी जो बाहर से आपको दिख रहा है बेटा उसके ऊपर बेसिस पर ये करा गया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या फिर बेटा आप कह सकते हो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी। क्यों कह रहे हैं हम यहाँ वेजिटेटिव कैरेक्टर बेटा?
क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा बात करी गई थी आपके लीफ के ऊपर इन्होंने करा था क्या बेटा, इनका हैबिट, कलर, नंबर, शेप क्या क्या है, ठीक। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ क्या बेटा, लिखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव बेटा कैरेक्टर्स। एक ही बार लिख देना था बेटा, दो दो बार लिख दिया कैरेक्टर्स, कोई ना, चलो आओ देखो। तो बेटा जब बात चल रही है वेजिटेटिव तो क्या क्या थे आखिर, ये थे बेटा आपका हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, एंड शेप ऑफ लीफ। बेटा थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, बट आगे जो आने वाला पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक। बट बेटा क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ये भी अच्छे से करना है, ऐसा कुछ है नहीं बेटा, याद करने के लिए बहुत ही ईजी है, ठीक। इसके बाद बेटा हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको ये बताया था कि जो आपके लीनियस थे उन्होंने एक्चुअली एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को भी जो है इसके अंदर इंक्लूड करा था। तो बेटा एंड्रोशियम जो है वो आपका एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, ठीक। देखो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बेटा एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, और आप यहाँ लिख दोगे बाय लीनियस। तो बेटा लीनियस जो है जब भी क्लासिफिकेशन करते थे तो वो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करते थे, ठीक, बाय लीनियस। और बेटा एंड्रोशियम कैसा है, एंड्रोशियम जो है बेटा वो है आपका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, और आप नीचे लिख लोगे बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, आप लिख लोगे बेटा क्या, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। एंड्रोशियम है आपका बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ठीक। तो बेटा यहां तक आपका ये कंप्लीट होता है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, आपने अभी क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा था ये एक्चुअली कुछ ही कैरेक्टर्स ले रहे हैं। देखो ये यार जब आप मॉर्फोलॉजी की बात करते हो तो आपके पास कैरेक्टर्स बहुत कम होंगे, तो आप मात्र कुछ ही कैरेक्टर ले रहे हो, और जब आप बेटा आप कुछ ही कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हो तो क्या क्लासिफिकेशन सही हो सकता है? नहीं बेटा, क्लासिफिकेशन सही नहीं हो सकता। कभी जब क्या होता है बेटा, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनको भी बेटा एक जगह पर जगह नहीं मिली, उनको भी अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया गया, क्यों? क्योंकि आपने कुछ ही कैरेक्टर्स लिए थे। इसको थोड़ा सा लेमैन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बेटा आप स्कूल वाले एग्जांपल पर ही आ जाओ। देखो कितनी बार हमने एग्जांपल यूज करा है, आप देखते हो वहां बेटा बहुत सारे बच्चे, जब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक, स्कूल के अंदर बेटा स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा वहाँ एलकेजी भी है, यूकेजी भी है, फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, सेवंथ भी है, एट्थ भी है, नाइन्थ क्लास भी होगी बेटा, टेंथ भी होगी, इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास होगी, ठीक। ट्वेल्थ के भी बेटा आपके सेक्शन, आपके जो साइंस अलग होगा, कॉमर्स अलग होगा, आर्ट्स अलग होगा। तो देखो कितने सारे स्टूडेंट हो गए, इन क्लासों के भी बेटा क्या कहते हैं आपके सेक्शंस होंगे, फिर उनके अंदर भी बेटा बच्चों के नाम होंगे, ए अल्फाबेट का अलग होगा, बी अल्फाबेट का अलग होगा, उनकी वेट कैटेगरी भी अलग होगी। अब मैं जब सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रहा हूं, बच्चे यानी कि स्कूल के बच्चे और बाकी अदर्स, यानी बेटा आप देखो कितना एक, मतलब क्या कोई ब्रॉड कैटेगरी है? देखो सारे के सारे बच्चे एक ही जगह पर आ गए, जबकि सब बच्चों में बेटा कितने सारे डिफरेंसेस हैं, कोई फर्स्ट क्लास का है, कोई ट्वेल्थ क्लास का है, समझ रहे हो? तो जब आप कम कैरेक्टर्स लेते हो तो बेटा आपको जो है क्या होता है, आप सबको एक साथ रख देते हो, जबकि उनको एक साथ नहीं रखना था, आपको ट्वेल्थ के अलग करने थे, आपको इलेवंथ के अलग करने थे, ट्वेल्थ में भी बेटा आपको जो है साइंस के अलग करने थे, कॉमर्स के अलग करने थे, आर्ट्स के अलग करने थे। बट आपने क्या करा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया, या फिर आपने कुछ ही कैरेक्टर्स लिए जिनकी वजह से जो है बेटा बच्चे आप सेपरेट नहीं कर पाए। ऐसे ही बेटा इनके साथ हुआ था, जब इन्होंने कुछ ही कैरेक्टर्स लिए तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो है बेटा रिलेटेड जो स्पीशीज थी जिनका एक दूसरे से संबंध था, जिनको एक ही ग्रुप में आना था, इनको उन्होंने सेपरेट कर दिया, इनको अलग अलग डाल दिया। तो बेटा ये जो है इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा इन्होंने पता क्या गलती करी थी, इसके अलावा बेटा इन्होंने जो है आपके इक्वल वेटेज दे दी थी, किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। जो बेटा आप देख रहे हो वेजिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, रूट स्टेम लीफ से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा उनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं, और जो प्लांट के बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जैसे एंडोशियम, गायनोशियम, उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टर होते हैं उनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इन्होंने क्या करा, जो आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और बेटा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है उनको जो है इक्वल वेटेज दे दी, यानी कि दोनों को बता दिया कि दोनों ही सेम कैरेक्टर हैं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि बेटा ऐसा नहीं होता। जो आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं वो बेटा सेटल्ड होते हैं, यानी कि वो इतनी जल्दी जो है चेंज नहीं करते, जबकि आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो बहुत जल्दी चेंज कर जाते हैं। आप देखो बेटा कोई भी अगर एनवायरमेंट में कुछ ऐसा होता है, सपोज करो ज्यादा सनलाइट पड़ गई, तो आप देखोगे कि जो क्लोरोफिल है पत्ती का बेटा वो डैमेज हो गया, आप देखोगे येलोइंग शुरू हो जाती है बेटा, लीफ जो है येलो होने लग जाती है ग्रीन कलर से, क्योंकि उसका क्लोरोफिल जो है डैमेज हो गया। जबकि बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो इजीली चेंज नहीं होते। जब बेटा वो इजीली चेंज नहीं होते तो आप दोनों को सेम वेटेज कैसे दे सकते हो,
क्योंकि बेटा आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इजीली इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स नहीं होते। इसलिए बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो दोनों को कभी भी आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे ही नहीं सकते, और यही इन्होंने बेटा सबसे बड़ी गलती करी थी। और ये पता गलती क्यों हुई थी इनसे? क्योंकि बेटा इन्होंने जो बहुत ही कम कैरेक्टर्स लिए थे। तो आओ इन दोनों बातों को जो हम लिख देते हैं। चलो आओ देखो। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे? आप एक एरो बनाओगे और लिखोगे ये जो क्लासिफिकेशन था बेटा किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। तो बेटा ये जो था आपका वो फ्यू कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। ये बेस्ड था बेटा आपके फ्यू कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक। जिनकी वजह से हुआ क्या था बेटा, इन्होंने जो है सेपरेट कर दी थी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो बेटा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो बेटा ये भी इसका एक आपका क्या है, ड्रॉबैक, ठीक। और ये बात बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आप बेटा यहाँ डाल लोगे क्या, ड्रॉबैक। और जो मेन ड्रॉबैक लिख रहा है वो आप लिख लोगे। पता क्या सबसे बड़ी बात तो बेटा यही थी इनके ड्रॉबैक। क्या था इनकी जो कमी थी वो ये थी कि इन्होंने बेटा इक्वल वेटेज दे दी थी। किसको इक्वल वेटेज? आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर को। जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है बेटा वो इजीली इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट से, क्योंकि जब एनवायरमेंट में चेंज होता है बेटा सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर पड़ता है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर इतनी जल्दी कोई भी असर नहीं पड़ता है, बहुत स्टेबल होते हैं बेटा आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो देखो आओ क्या लिखोगे आप लिखोगे गिव इक्वल वेटेज, गिव इक्वल वेटेज। तो बेटा क्या करा था उन्होंने, गिव इक्वल वेटेज टू रिप्रोडक्टिव एंड टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। और लिखोगे क्या बेटा, बट। आप लिखोगे बेटा बट करते हुए आप लिखोगे क्या बेटा, आप लिखोगे बट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, बट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। एक मिनट इस एस को सही करते हैं, आओ देखो। बट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। बेटा ये जो है इजीली इफेक्ट कर जाते हैं किससे, एनवायरमेंट से। इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, ठीक। तो बेटा आपको ये बात समझ में आ गई हुई थी क्या क्या गलती थी। एक तो बेटा उन्होंने कम कैरेक्टर्स लिए थे जिनकी वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अलग अलग ग्रुप में चले गई। इसके अलावा बेटा इन्होंने जो इक्वल वेटेज दे दी किसको बेटा, आपके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो आपके वेजिटेटिव, क्योंकि बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो बेटा आपके इजीली इफेक्ट हो जाते हैं जब भी कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है, ठीक। अब इसके बाद बेटा शुरू होता है आपका क्या, इसके बाद शुरू होता है बेटा आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब बेटा एक बात देखो, जब भी आप देखते हो कोई अगर आपकी जैसे ही समय के साथ बेटा एक क्लासिफिकेशन आ गया, अब जो अगला क्लासिफिकेशन आएगा क्या बेटा आपको लगता है वो थोड़ा इससे एडवांस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि बेटा जो आपको अगला क्लासिफिकेशन आता है ना वो पहली वाली गलतियों से सीख के आता है। जैसे कि आप बेटा स्कूटी देखते हो, आज सपोज करो 2000 जो टू में थोड़ा ज़्यादा पीछे चले गए, थोड़ा आगे आते हैं। सपोज करो 2014 में जो बेटा आपके कोई स्कूटी आती थी और आज जो बेटा 2025 के अंदर कोई स्कूटी आएगी, क्या दोनों सेम होंगी? नहीं बेटा, वो 2024 जो बेटा 2014 की जो थी स्कूटी उससे बहुत ज़्यादा एडवांस होगी 2025 की स्कूटी आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही क्योंकि बेटा, अरे यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि बेटा जब आप देखते हो बैक ईयर्स में जो गलतियां हुई हैं वो बेटा आगे सुधारी जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि अब जो है बेटा आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में गलती क्या हुई थी, आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में बेटा ये गलती हुई थी कि वहां जो है काफी कम कैरेक्टर्स लिए गए थे। बट ये गलती बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया, यानी बेटा बेंथम एंड होकर ने ये दिया था, ठीक। तो उन्होंने ये गलती को नहीं दोहराया, उन्होंने कैरेक्टर्स ज्यादा रखे और उन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ बेटा इंटरनल कैरेक्टर्स भी लिए। अब सर इंटरनल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बेटा इंटरनल कैरेक्टर्स में गलती नहीं होती, एक्सटर्नल में एक बार कोई इंसान धोखा खा सकता है बाहर से देख के,
बट इंटरनल कैरेक्टर्स में गलती नहीं होती। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया बेटा सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी सेल के बिल्कुल अंदर से बिल्कुल देख देख के एक एक ऑर्गेनिज्म का अच्छे से सेलुलर स्ट्रक्चर देख के जो है बेटा क्लासीफाई करा। इसके अलावा उन्होंने बेटा उनकी एनाटमी देखी, एनाटमी मतलब बेटा वही अंदर का स्ट्रक्चर। इसके अलावा बेटा उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी देखी, ठीक, और इसके अलावा बेटा उन्होंने देखी फाइटोकेमिस्ट्री। क्या देखी बेटा, आपकी फाइटोकेमिस्ट्री। तो बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर्स में उन्होंने क्या क्या लिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया बेटा आपके, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी ली, उन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री ली, और उन्होंने बेटा आपके एनाटमी को भी इंक्लूड करा। इसलिए जो है बेटा ये बहुत ही बेहतरीन आपका क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर कोई भी गलती जो है उनसे नहीं हुई। ठीक, आओ चलो अब लिखना शुरू करते हैं। तो अब क्या डालोगे बेटा, सेकंड नंबर पर आप डालोगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। एक तो यार 2 दिन बाद क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो पता नहीं आज क्या हो रहा है। नेचुरल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नेचुरल क्लासिफिकेशन, बार बार टंग स्लिप कर रही है, देखो आओ। बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आप लिखोगे बाय। अब बेटा गिवन क्या लिखते हैं, बाय लिख देते हैं, बाय। बेटा आप, मैं चाहूँ तो बेंथम एंड हुकर लिखा सकता हूँ, नहीं, पर बेटा आप पूरा नाम लिखो, जॉर्ज बेंथम, और बेटा आपके क्या था, जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक, आप सपोज करो अगर मान लो कोई बेटा इनके नाम की स्वैपिंग कर देता तो आप समस्या हो जाएगी, बट ऐसा करते नहीं, जनरली बेटा बेंथम एंड हुकर दे देते हैं, बट आपको पूरा नाम आना चाहिए। जॉर्ज बेंथम किसने दिया था बेटा, ये दिया था आपके जॉर्ज बेंथम ने, जॉर्ज बेंथम। और इसके अलावा बेटा जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेटा ये आपके जो वेंथम एंड हुकर ने दिया था, जिनका पूरा नाम क्या है बेटा, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक, और इन्होंने बेटा क्या करा था, इन्होंने पुरानों की गलतियों से सीखा था, और इन्होंने क्या करा था बेटा, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो लिए लिए, इसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स भी लिए। एक्सटर्नल के साथ साथ बेटा इंटरनल कैरेक्टर्स भी इन्होंने जो है इंक्लूड करे, इंटरनल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड करे। अब इंटरनल कैरेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड करा, इंटरनल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड करे। ठीक, अब देखो बेटा इंटरनल कैरेक्टर्स में क्या क्या लिया, इन्होंने लिया अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी बेटा सेल की बात कर रहे हैं यहाँ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया। ठीक, इसके अलावा बेटा इन्होंने क्या करा, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी भी बेटा देखी उसकी, कि किस तरीके से जो है बेटा उसका जो है आपका क्या कहते हैं जन्म हुआ। यानी कि देखो, एक मिनट इसे सही से लिखते हैं बेटा, और देखो तो एम्ब्रियोलॉजी भी बेटा इन्होंने चेक करी। इसके अलावा बेटा फाइटोकेमिस्ट्री भी चेक करी इन्होंने, क्या करी बेटा आपकी फाइटोकेमिस्ट्री भी चेक करी। ठीक, किसी का भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो बेटा ये सारी चीजें वो चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा बेटा जो है आपके एनाटमी को भी इंक्लूड करा गया। ये सारे थे बेटा वो इंटरनल कैरेक्टर्स। ठीक, तो बेटा आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि इन्होंने जो है कैरेक्टर्स को बेटा इंक्रीज कर दिया। पहले फ्यू कैरेक्टर्स को इंक्लूड करा गया था आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, बट नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर जो है बेटा कैरेक्टर्स को इंक्रीज कर दिया गया, इंटरनल कैरेक्टर्स को भी शामिल कर लिया गया। किसने दिया था बेटा, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ठीक, अब इसके बाद आता है बेटा आपका क्या, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब बेटा आपको याद होगी एक टर्म फाइलोजेनी, क्या आपको याद है बेटा फाइलोजेनी, बेटा लेक्चर 1 के अंदर हमने अच्छे से बताया था फाइलोजेनी आपकी क्या होती है। तो बेटा फाइलोजेनी एक्चुअली होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि बेटा जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक, कहीं ना कहीं जब बेटा दो क्लोजली रिलेटेड जो आपकी क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप ले लो स्पीशीज, दो जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है तो बेटा उनका जो इवोल्यूशन होता है ना उनमें रिलेशनशिप होती है कुछ ना कुछ, इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्या फाइलोजेनी, क्या कहते हैं फाइलोजेनी। तो इन्होंने जो है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का इस्तेमाल करा क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, और इसी को कहा गया बेटा क्या आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब बेटा अगर आपको किसी के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने का आखिर वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो बेटा उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ फॉसिल्स की नीड लगेगी, बट हर हर किसी के तो बेटा फॉसिल्स मिल नहीं सकते, यही बड़ी समस्या है। अब आपके मन में आएगा सर ये फॉसिल्स क्या होते हैं, बहुत से लोग तो जानते हैं बेटा फॉसिल्स क्या होते हैं। अब बेटा फॉसिल्स को तू ऐसे समझ, तुझे एक बात पता होगी कि कुछ समय पहले जो है बेटा, अगर मैं बहुत पहले जाता हूँ तो हाथी जो थे बेटा मेमथ कहते थे उनको, बड़े ही विशाल काय होते थे बहुत बड़े। हमें कैसे पता पड़ा, आज के जब हाथी दिखते तो बेटा वो कुछ नहीं है, वो आप सपोज करो एक रूम के अंदर आ जाएंगे, बट मेमथ कभी एक रूम के अंदर नहीं आ सकता, मेमथ बहुत बड़ा होता था। आज आप इंटरनेट पर डालना बेटा मेमथ, आपको समझ में आएगा। स्टोन एज के टाइम पर जो है बेटा मेमथ हुआ करते थे, बहुत बड़े 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 हाथी काइंड ऑफ बेटा बड़े से जानवर हुआ करते थे, उनको मेमथ कहते थे। और उस मेमथ का हमें कैसे पता लगा बेटा, हुआ क्या, जब वो मेमथ मरा ना तो जो उसका स्केलेटन था वो एज इट इज जो है बेटा
धस गया और वो प्रिजर्व हो गया, और बाद में जब वहां खुदाई करी गई, उसको निकाला गया, तो वहां में वही स्केलेटन देखने को मिला, इतना बड़ा स्केलेटन देखने को मिला, जिस तरीके से हमें डायनासोर के स्केलेटन देखने को मिलते हैं। जो हमें स्केलेटन देखने को मिला तब हमें समझ में आया यार इतने बड़े स्केलेटन है, तो कहीं ना कहीं उस समय पर ये जो है आपका स्पीशीज रही होगी और इतनी बड़ी थी। बेटा इन्हीं को कहते हैं हम आपके फॉसिल्स। क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को हम कहते हैं फॉसिल्स। अब हर किसी के तो बेटा फॉसिल्स मिल नहीं सकते, यानी कि फाइलोजेनी का फिर सर कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? तो सर कैसे हमें पता पड़ेगा किसकी क्या है? तो बेटा इसके लिए जो है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ हमें नीड होती है। किस किस चीज की नीड होती है बेटा? हमें जो है आपके कुछ टैक्सोनॉमीज की नीड होती है, जैसे कि बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। अब सर ये कीमो टैक्सोनॉमी क्या होती है कि बेटा किसी स्पीशीज के अंदर उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यानी कि उसके अंदर किस किस तरह के केमिकल्स मिल रहे हैं। अगर बेटा सेम मिल रहे होंगे तो उनको एक ही में डाल देंगे। इसके अलावा बेटा साइटो टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करा गया। साइटो टैक्सोनॉमी क्या होती है बेटा? साइटो शब्द निकालो, साइटो मतलब सेल, यानी कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा क्रोमोजोम की, कि आखिर क्रोमोजोम का नंबर क्या है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोजोम का बिहेवियर क्या है। तो बेटा इसको हम कहते हैं कि आपके साइटोटैक्सोनॉमी। और इसके अलावा बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का भी इस्तेमाल करा जाता है, यानी इनकी जो है मदद ली जाती है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी की। इसमें बेटा आपके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर सर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है? सपोज कर यार तुझे कोई स्पीशीज मिली, अब तूने क्या करा, उसकी बेटा लीफ देखी, तूने जो यानी कि काफी सारे उसके कैरेक्टर्स देखे, अब तूने क्या करा, हर कैरेक्टर को एक नंबर असाइन कर दिया, ठीक। फिर उसके अंदर भी तूने और नंबर दे दिया, उनके अंदर जो जो चीज तो ये मिलती गई। तो अब तू क्या करेगा, जैसे ही तो कोई स्पीशीज मिलेगी तू देखेगा ये, और तू जो है फटाक से डालेगा ये, तू एक नंबर डालेगा, उस नंबर से जो है क्या होगा, नंबर ऑफ कोड्स असाइन कर दी गई बेटा हर कैरेक्टर को। तब तू डालेगा तो तू 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 जो है इजीली देख पाएगा, उस कोड को डालेगा, इसके अंदर मुझे ये दिख रहा है, मैंने उसको ये नंबर असाइन कर रखा है। जैसे ही मैं उस प्रोग्राम के अंदर उस नंबर को डालूंगा तो वो मुझे बता देगा यार ये कैरेक्टर्स इस इसके अंदर मिलते हैं। तो देखो कितना सॉर्टेड हो गई आपकी चीजें, यानी कि कितनी जो है बेटा आपकी नीड आसान कर दी किसने बेटा? आपके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी ने। ठीक, ये सब जो है मदद करते हैं आपके बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। ठीक, आओ चलो अब लिखना शुरू करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखो आओ, तो बेटा नंबर थर्ड आप क्या डाल लोगे? आप डाल लोगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तो बेटा किसके ऊपर बेस्ड था? ये बेस्ड था आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। और आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बार बता चुके हैं हम, और आज भी हमने जो है बेटा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, बेस्ड ऑन, आप लिखोगे क्या बेटा? आप लिखोगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक, आओ देखो, अब जो बेटा आप ऑर्गेनिज्म देखते हो, अब आपको याद होगा बेटा टैक्सॉन। क्या बेटा आपको टैक्सॉन याद है? याद है बेटा, कैटेगरी टैक्सॉन, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन। तो टैक्सॉन से आप जो कोई भी कैरेक्टर को जो है आप क्या कर सकते हो बेटा? एसोसिएट कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ मैमिलिया, मैमिलिया क्या कैटेगरी है? टैक्सॉन। बहुत अच्छे से बताया था यार, पढ़ के आओ अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। बेटा मैमिलिया जो है वो आपका एक टैक्सॉन है। जैसे मैं बोल देता हूँ बेटा क्या आपके क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी क्या है? आपके टैक्सॉन है। मैं बोल देता हूँ इंसेक्टा, इंसेक्टा क्या आपका टैक्सॉन है। अब सपोज कर मैंने ले लिया सेम टैक्सॉन, यानी कि मैंने उठा लिया, तू सपोज कर मैंने ले लिया तेरा इंसेक्टा ले लिया, ठीक। तो अब देख जो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्टा के अंदर आते होंगे, क्या बेटा उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे? तू एक बार सोचना यार, जब तू उसे सेम टैक्सॉन में रख रहा है, उसका टैक्सा सेम है, इंसेक्टा के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, क्या उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं रहा होगा? क्यों? क्योंकि बेटा हम यहाँ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि आखिर एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, उसकी अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी, जिस तरीके से बेटा उसकी जनरेशन बाय जनरेशन चलती गई है, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन एंसेस्टर कभी ना कभी इनका रहा होगा, वहीं से ही जो है इनका फैलना जो है बेटा शुरू हुआ होगा, कहीं ना कहीं वहीं से ही जो है इनका आगे बढ़ना शुरू हुआ होगा, वहीं ना कहीं वहीं से इनका जो है इवोल्यूशन हुआ होगा सेम टैक्सा वालों का। तो बेटा हम ये मानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स आपके जो होते हैं, जो सेम टैक्सा के होते हैं, उनके पास जो है उनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक। एंसेस्टर मतलब बेटा पूर्वज, उनका कोई ना कोई कॉमन पूर्वज रहा होगा, तभी तो बेटा आप उनको सेम कैटेगरी में रख पा रहे हो। कहीं ना कहीं किसी एक इंसान ने तो उस चीज की शुरुआत करी होगी।
सपोज करो बेटा, जैसे कि कल को आप कोई जो है एक नया वो लेके आते हो, क्या कहते हैं, कोई समाज बनाते हो, जैसे आप देखते हो बेटा आर्य समाज है, तो आप मान लो आप कोई बनाते हो, ठीक, अपनी कम्युनिटी, तो कहीं ना कहीं बेटा कॉमन इंसेस्टर आप ही तो होंगे जिन्होंने ये कम्युनिटी शुरू करी, आगे बढ़ती जाएगी, जनरेशन बाय जनरेशन आती जाएंगी इसकी बेटा कम्युनिटी की। और तो जब हम बात करेंगे आखिर कम्युनिटी का कॉमन एंसेस्टर कौन था, इनके पूर्वज कौन थे, तो बेटा आपकी बात करी जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने शुरुआत करी थी, यही तो एवोल्यूशन है। आओ देखो, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे क्या, आप यहाँ लिखोगे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं बेटा इसके अंदर, क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर क्या बेटा हम ऑर्गेनिजम्स देखो, आओ ऑर्गेनिम्स जिनका बेटा सेम टेक्सा होता है, यहाँ आप लिख लोगे सेम टेक्सोन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स बेटा जिनका सेम टेक्सोन होता है, हैव कॉमन एंसेस्टर, तो उनके जो है बेटा कॉमन जो है क्या होता है उनके पास, उनके पूर्वज होते हैं, हैव कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, हैव कॉमन एंसेस्टर, ठीक। अब इसके बाद बेटा हमने क्या बात करी थी, हमने आपसे ये बताया था कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं हम, बट उसके लिए हमें फॉसिल्स की नीड होगी, फॉसिल्स तो मिल नहीं सकते, तो बेटा फॉसिल्स तो हर किसी के मौजूद नहीं, यानी कि हमें कुछ और चीज़ों की भी मदद लेनी होगी, जब भी हम जो है बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, तो हमें लेनी होगी बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प, साइटो टेक्सोनॉमी की हेल्प, और इसके अलावा हमें लेनी होगी बेटा किसकी, आपके, हमें लेनी होगी आपके बेटा कीमो टेक्सोनॉमी की हेल्प, ठीक। अब देखो ये सब जो है इसके अंदर हेल्प करते हैं, कौन कौन से हेल्प करते हैं बेटा, आप जो है वन बाई वन डाल लोगे, देखो सबसे ऊपर आप डाल लोगे बेटा क्या, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, और इसको तो हम बेटा अगली स्लाइड पर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक, क्योंकि थोड़ा अच्छा इसके बारे में लिख रखा है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बाकी दो को हम जो है बेटा इसी स्लाइड पर जो है समझा देंगे आपको। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मदद करती है, इसके अलावा बेटा साइटो टेक्सोनॉमी मदद करती है, साइटो टेक्सोनॉमी, और साइटो टेक्सोनॉमी तो आप जानते हो बेटा सेल के स्ट्रक्चर की बात चल रही है, साइटो टेक्सोनॉमी, ठीक। और इसके अलावा बेटा कीमोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी यानी कि बेटा हम बात कर रहे हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कीमोटेक्सोनॉमी, या आखिर जो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो बेटा उनके अंदर क्या क्या जो है आपके क्या देखने को मिल रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, बेटा कीमोटेक्सोनॉमी किसकी बात करती है, ये आपकी बात करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, किसकी बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि किस जो बेटा ऑर्गेनिज्म सेम होंगे कहीं ना कहीं उनके अंदर आप देखो केमिकल्स भी कहीं ना कहीं सेम मिलेंगे, ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट। और बेटा जब आप बात करते हो किसकी, साइटोटेक्सोनॉमी की, तो यहाँ हम बात करते हैं साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, किसके बारे में, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। देखो बेटा हम बात करते हैं आपकी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, और क्या होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेटा साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे इसकी बेटा क्रोमोजोम के बारे में, और क्रोमोजोम की बेटा नंबर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, ठीक। तो क्रोमोजोम के किस बारे में बात कर रहे हैं हम बेटा, क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में, नंबर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बिहेवियर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, बिहेवियर के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक। देखो एक मिनट, आओ लिख लोगे आप क्या यहाँ बेटा, बिहेवियर, ठीक। तो बेटा आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं क्या उनके अंदर कौन कौन से केमिकल मिल रहे हैं, ठीक। साइटोटेक्सोनॉमी हम बेटा चेक करते हैं साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में भी हम चेक करते हैं बेटा क्रोमोजोम के बारे में, उनका नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और क्रोमोजोम तो बेटा सभी लोग जानते ही हैं, पढ़ के आए हो बेटा, हमने ही पढ़ाया है आपको, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत बेहतरीन तरीके से क्रोमोजोम पढ़ाए हैं आपको। अब देखो और आगे पढ़ाएंगे आगे और अच्छे से बेटा, देखो फिर बेटा हम इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में बेटा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में। आओ देखो अब बेटा नेक्स्ट डाल लोगे क्या, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बेटा इसी का ही पार्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। मैंने बेटा क्या बताया था आपको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, जैसा कि आपको समझ में आता है बेटा न्यूमेरिकल यानी कि कुछ नंबर की यहाँ बात चल रही है, तो होता क्या है बेटा, आप जितने भी कैरेक्टर्स देखते हो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, आप उनको क्या करते हो, कुछ कोड और नंबर असाइन कर देते हो, यानी कि आप देते हो लीफ को सपोज करो आपने दे दिया 1 नंबर, रूट को दे दिया 2 नंबर, स्टेम को दे दिया 3 नंबर,
ठीक। और जो भी इनकी चीजें होंगी उनको आपने और कोड्स दे दिए। जैसे ही कोई आपको प्लांट मिलेगा, आप लीफ के लिए नंबर 1 डालोगे, ठीक, उसके अंदर फिर आपको जो दिखेगा आप उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर होगा वो डालोगे। जैसे ही आप उस प्रोग्राम के अंदर 1 और जो कैरेक्टर जो आपने कोड असाइन करा उसको डाल दोगे, फिर जो उससे रिलेटेड जितने भी प्लान्स होंगे वो सारे के सारे आपके आगे बेटा खुल के आ जाएंगे। यानी कि बेटा ऐसे ही जो है इसकी मदद ली जाती है, इसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल करा जाता है। इसके साथ साथ बेटा हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को आप एक ही टाइम पर स्टडी कर लेते हो। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत ईजी कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी बेटा हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक। और बेटा इसके अंदर होता क्या, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है सारे के सारे कैरेक्टर्स को। और बेटा यही है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और क्या है आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको आपने कुछ नंबर और कोड्स असाइन कर दिए हैं, उनको जो है कंप्यूटर में बेटा फीड कर दिया है। और जब भी आपको किसी की भी स्टडी करनी होती है आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी कर लेते हो। और जो है जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बेटा इक्वल इंपॉर्टेंस जो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में दी जाती है। ठीक। और देखो तो आप क्या लिख लोगे, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में लिखोगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जो है बेटा आपके कंप्यूटर का यूज करा जाता है। किसका यूज करा जाता है बेटा? आपके कंप्यूटर का यूज करा जाता है। और कंप्यूटर के यूज की मदद से यानी कि बेटा इसकी हेल्प की मदद से आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी करते हो एट द सेम टाइम। आप क्या लिख लोगे बेटा? आप यहाँ लिख लोगे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर। 100 ऑफ कैरेक्टर्स आप स्टडी करते हो एट अ सेम टाइम। 100 ऑफ कैरेक्टर स्टडी एट अ सेम टाइम। एट अ सेम टाइम बेटा एक ही टाइम पर जो है आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कर लेते हो। ठीक। यही फायदा होता है बेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का। इसके अलावा बेटा ये किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेटा आपकी बेस्ड है किसके ऊपर? इट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है बताओ? ये बेस्ड है बेटा आपके जितने भी आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिखते हैं, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बेटा उनको देख के ही तो आप नंबर असाइन करोगे। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखो आओ, इसके अलावा बेटा मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी बेटा आप देखते हो कैरेक्टर्स उनको कहीं ना कहीं नंबर और कोड असाइन कर दिए गए हैं। ठीक। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। एक मिनट, आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। बेटा जितने भी आप कैरेक्टर्स देखते हो उनको नंबर और कोड्स दे दिए गए हैं। ठीक। और इसके अलावा बेटा इक्वल आपकी जो है क्या दी गई है? वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है किसको बेटा? आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स को। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर्स। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर्स। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर्स। तो बेटा इसी के साथ जो है आपका क्लासिफिकेशन यहीं पर एंड होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके दिमाग का बिल्कुल बेटा भेजा जो है उसके जो पेज हैं बेटा वो खुल गए होंगे और आपको जो है क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब बेटा एनसीईआरटी पढ़ लें क्लासिफिकेशन की एक बार, उसके बाद बेटा हम एलगी स्टार्ट करेंगे। और एलगी स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा कि आखिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्लांट क्या होते हैं। इसके अलावा बेटा आपने लाइफ साइकिल सुनी होगी, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये आखिर होता क्या है ये सब? आओ इस सब को भी पढ़ेंगे। देखो तो आओ एनसीईआरटी पर चलते हैं। देखो आओ एनसीईआरटी 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 और ये रही बेटा एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर 1969। तो बेटा आपको याद होगा विटेकर साहब ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसके अंदर हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा था किसका बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक। वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां उन्होंने सजेस्ट करा था बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो क्या क्या थे बेटा? एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये सारे सारे आपको जो है क्लास इन्होंने आपके किंगडम्स डिफाइन करे थे। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम क्या कोशिश करेंगे? वहां तो बेटा हमें 5 किंगडम्स मिल गए थे। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे बेटा? थोड़ा और इन डिटेल जाके बात करेंगे किसके बारे में बेटा? प्लांट किंगडम्स के बारे में जाकर। ठीक। आओ देखो कि प्लांट किंगडम के अंदर आखिर कौन कौन आते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो बेटा ये क्या कह रहा है यहाँ? हमें यहाँ एक बात पर जोर देना चाहिए कि प्लांट किंगडम के अंदर जो है ओवर द टाइम कुछ चेंजेस आए हैं। और वो चेंजेस क्या क्या है देखो जरा।
फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स। तो बेटा जितने भी आप फंजाई और इसके अलावा बेटा मोनेरा के मेंबर और प्रोटिस्टा के मेंबर जिनके पास बेटा, आपको पता है फंजाई के पास बेटा सेल वॉल होती है, ये आप जानते हो किसकी होती है, काइटिन की होती है, ठीक। मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, तो उन सबको पहले कहाँ रखा गया था बेटा, याद करो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जिनके पास ही सेल वॉल थी उन सबको उठा के प्लांट में डाल दिया था। तो बेटा इसके अंदर क्या करा गया, सबसे पहले यही करा गया कि जो सेल वॉल्स जिनके पास थी उनको निकाला गया किससे बेटा, प्लांटी से। यानी कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो बेटा प्लांटी में बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी, उनको निकाल के बेटा मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही डाला गया। दो अर्लियर क्लासिफिकेशंस प्लेस देम इन द सेम किंगडम। तो बेटा जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे उन्होंने क्या करा था, प्लांटी के अंदर ही डाल दिया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक ब्रॉड आपका एक क्राइटेरिया ले लिया था और उसके अंदर क्या लिया था, सेल वॉल्स। जिनके पास सेल वॉल है उनको प्लांट्स में डाल दो, जिनके पास नहीं है उनको एनिमल्स में डाल दो। यही लिया था, आपको याद होगा बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होगा आपको, ठीक। तो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। अब बेटा आप जानते हो जो साइनोबैक्टीरिया, हमने कहाँ पढ़ाए थे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बेटा याद होगा आपको किंगडम मोनेरा में पढ़ाए थे, जबकि ये पहले एल्गी में रखे जाते थे, अब ये कोई एल्गी में नहीं रखे जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटी। तो बेटा हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं प्लांटी के अंदर। देखो फिर इसके बाद बेटा क्या एनसीईआरटी आपकी कहती है, देखो आओ, let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म के अंदर ही जो है क्लासिफिकेशन को और देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आओ देखो, द earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc। तो बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता था, वो देखते थे बेटा आपके ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिसे आप कह सकते हो बेटा एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, या फिर आप जो ये दे रखा है बेटा हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीफ, इसको कह सकते हो बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। यानी कि क्या करता था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, वो जो है बेटा आपके क्या करता था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही जो है देखता था क्लासिफाई करने से पहले। तो बेटा उसके अंदर जो है काफी सारे छूट जाते थे, ठीक, क्योंकि आपने बहुत कम कैरेक्टर्स को लिया है। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो बेटा किसके ऊपर बेस्ड थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थे, और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस। तो बेटा एंड्रोशियम स्ट्रक्चर किसने लिया था, ये लिया था बेटा आपके लीनियस भाई साहब ने। और ये बेटा कैसा है, ये आपका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, ये बात आपको पता है बेटा, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है ये आपका एंड्रोशियम, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, ये बेटा लीनियस ने लिया था। और एरिस्टोटल भाई साहब ने जो है बेटा आपके क्या लेते, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल। तो बेटा इसी को कहा गया आपके आर्टिफिशियल सिस्टम। दे separated the closely related species since they were based on a few characteristics। तो बेटा जिन्होंने कुछ ही कैरेक्टर लिए थे जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को जो है बेटा अलग अलग जो है कर दिया इन्होंने, ठीक। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा इन्होंने क्या करा था आर्टिफिशियल सिस्टम ने, इन्होंने बेटा इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव और आपके सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जो कि बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो बेटा क्योंकि आपको पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को जो है एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है वो इजीली चेंज कर जाते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स काफी स्टेबल होते हैं, उनके अंदर इतनी जल्दी जो है आपको कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। क्या बेटा यही सब हमने आपको लिखवाया है, मैं कह रहा हूँ बेटा फिर आपसे भाई नोट्स से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, नोट्स को अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी की बेटा अगर आपने 1 से 2 to 3 रीडिंग्स भी कर ली ना बेटा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और बेटा जो धमाका सीरीज हम आपको कराएंगे, क्वेश्चंस मतलब इतने बेहतरीन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उनसे बाहर तो बेटा कोई पेपर में कुछ नहीं आने वाला, पक्की बात है बेटा। 50 to 60 वीडियोस आएंगी, आप देखना। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। तो बेटा इसके अगेंस्ट में कौन सा सिस्टम आया, आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। और इसके अंदर पता है बेटा आपने क्या क्या हुआ था, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर। तो बेटा किसके ऊपर बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और इन्होंने क्या कंसीडर करा बेटा, इन्होंने सिर्फ आपके एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं करा बट आल्सो इंटरनल फीचर्स को भी इन्होंने बेटा इंक्लूड करा आपके, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर बेटा आपकी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वर गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड
जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेटा किसने दिया था आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन? जॉर्ज बेंथम ने दिया था और आपके बेटा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। ठीक, आओ देखो अब आगे। बेटा आगे आप क्या देखते हो? आगे देखते हो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। बेटा आज के टाइम पर आप देखते हो तो बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो इस्तेमाल करा जाता है, इसके अंदर हम चेक करते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक, दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो बेटा ये क्या मान के चलते हैं? ये मान के चलते हैं किसी सेम टेक्सा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका कहीं ना कोई एक जो है कॉमन बेटा एंसेस्टर, यानी कहीं ना कहीं कोई एक ही जो है कॉमन पूर्वज रहा होगा, उन्हीं से ही निकल निकल के जो है बेटा ये इवोल्यूशन आपके हुआ है। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। तो बेटा हम काफी अदर अदर सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम जो बेटा इस क्लासिफिकेशन के अंदर जितनी भी डिफिकल्टीज है उनको बेटा रिजॉल्व कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक, these become more important when there is no supporting fossil evidence। तो बेटा कभी जब क्या होता है, ये डिफिकल्टीज आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जब आपके पास कोई भी बेटा सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होता। फॉसिल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बेटा अब जो है किसका इस्तेमाल करा जाता है? बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल करा जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है बेटा देखते हैं। ठीक, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। तो बेटा नंबर्स और कोड असाइन कर रखे हैं जितने भी आप कैरेक्टर्स देखते हो उनको। जैसे बेटा लीफ को जो है बेटा एक नंबर दे रखा है, कुछ कोड असाइन कर रखे हैं उसके अंदर, जितनी तरह की आपको लीव्स देखने को मिलती हैं, क्या क्या उसके और कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, एंड द डाटा आर देन प्रोसेस, और फिर उस डाटा को डालने के बाद बेटा प्रोसेस करा जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इस तरीके से बेटा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। और बेटा एक साथ जो है 100 के 100 कैरेक्टर्स को आप जो है एक साथ स्टडी कर सकते हो बेटा एक ही टाइम पर, किसी आप ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। बेटा इसके अंदर साइटोटैक्सोनॉमी का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में बेटा एक क्रोमोसोम का नंबर देखती है, स्ट्रक्चर देखती है, बिहेवियर देखती है। ठीक, और फिर बेटा कीमोटैक्सोनॉमी का भी इस्तेमाल करते हैं दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स एंड आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज। तो बेटा ये क्या करते हैं, किसी प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल मिल रहे हैं, तो बेटा अगर कोई सेम प्लांट होंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर केमिकल्स भी सेम मिल रहे होंगे, तब जो है बेटा ये मदद करता है आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई सेम जो है टेक्सा से बिलोंग कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं बेटा उनके अंदर कॉमन चीजें तो होंगी ना, समझ रहे हो? जब बेटा आप एक इंसान को देखते हो तो आप देखते हो बाकी किसी भी इंसान को देख लो, सबके अंदर आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे। मेरी बेटा 5 उंगलियां तो दूसरे की भी 5 उंगलियां, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो उसके साथ। ठीक है, हम बेटा इन जनरल बात कर रहे हैं, होने को क्या पता एक और ग्रोथ आ जाए। बट आप मेजरली देखो कहीं ना कहीं बेटा, जैसे मेरे आपको कान दिख रहे हैं, 2 मेरे पास कान है, तो आप बाकी ह्यूमंस को देखो आपके पास भी 2 कान है। तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे अंदर सेम चीजें हैं ना, कहीं ना कहीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा सेम होगा, तभी तो हम बेटा एक ही जगह पर आते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके बाद जो है हम आगे आपकी शुरू करते हैं एल्गी। एल्गी शुरू करने से पहले बेटा मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, और हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला कंसेप्ट आओ देखो जरा। तो चलो आओ अब हम बात करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट के बारे में। आपको याद है लास्ट चैप्टर जो हमने कराया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा था, एक पैरा दे रखा था, जब प्लांट किंगडम वहां दे रखा था, वहां दे रखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां बात करी थी बेटा स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट की। तो आपको याद है मैंने कहा था जब बेटा आपके जो है चैप्टर 3 आएगा प्लांट किंगडम, तभी हम इस बारे में बात करेंगे, क्या होता है गैमीटोफाइट, क्या होता है स्पोरोफाइट। याद आ रहा है बेटा कुछ? तो बेटा अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और वहीं से आपको समझ में आएगा कि आखिर हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, और प्लांट किंगडम के अंदर कौन हैप्लॉइड है बेटा, कौन डिप्लॉइड है। ठीक बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों अलग चीजें, ये आप जानते हो, जिसकी प्लॉइडी एन है वो हैप्लॉइड, जिसकी प्लॉइडी 2n है बेटा वो डिप्लॉइड है। और इसके अलावा बेटा हैप्लॉन्टिक अलग होता है बेटा, वो लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक। प्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बेटा ये अलग है हैप्लॉइड डिप्लॉइड के साथ, इनको कंफ्यूज नहीं करना है अपन को। ठीक, अब आप डालोगे क्या बेटा, आप डालोगे कंसेप्ट 1।
और बेटा आप सारा का सारा फोकस अब आप यहीं कर लो, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक। आप डाल लो कंसेप्ट वन, और कंसेप्ट वन के अंदर हम देखने वाले हैं बेटा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट के बारे में। देखो आओ, हम देखने वाले हैं बेटा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट के बारे में, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट के बारे में। देखो आओ, अब हम बात करेंगे बेटा एक लाइफ साइकिल के बारे में, आखिर आपको किस किस तरीके से जो है एक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो आपको याद है जब मैंने आपको लाइफ साइकिल जो है मैं आपको करा रहा था फंजाई में, वहां हमने स्पोर लिया था, याद है स्पोर किस तरीके से जर्मिनेट करके जो है एक पूरी पूरी बॉडी को फॉर्म कर रहा था। तो आओ देखो यहाँ किस तरीके से बेटा ये प्लांट की मैं लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हूँ, जो आप देखने वाले हो एल्गी, ब्रायोटाइडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, यानी प्लांट के अंदर एक लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है बेटा। फंजाई के अंदर अपनी तरीके से लाइफ साइकिल चल रही थी, वहां हमने वो समझाया। अब हम प्लांट के अंदर किस तरीके से एक लाइफ साइकिल चलती है वो हम दिखाएंगे, और आपको यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। देखो जरा ध्यान से, आपको एक समय पर स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, उसके बाद बेटा गैमीटोफाइट देखने को मिलेगा, देन स्पोरोफाइट, देन गैमीटोफाइट। इस तरीके से जो है बेटा एक अल्टरनेशन, एक जो है साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है, ठीक। देखो एक लाइफ साइकिल के अंदर किसी भी प्लांट के, तो आप यहाँ डाल लोगे क्या बेटा लाइफ साइकिल। देखो अब मैंने क्या कहा, अब आप बेटा यहाँ शुरुआत करोगे एक स्पोर के साथ। देखो ये है बेटा आपका स्पोर, ठीक। और स्पोर की बेटा प्लॉइडी क्या होती है आपको पता है, स्पोर की जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक। स्पोर बेटा जर्मिनेट करता है, स्पोर जो है क्या करता है बेटा, जो आप स्पोर देखते हो वो बेटा क्या करता है, स्पोर जो है बेटा जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, एक बॉडी बनाता है जर्मिनेट करके। बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, एक सेल है, स्पोर जो है वो सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल जो है बेटा मल्टीप्लाई कर करके बिना प्लॉइडी चेंज करे जो है कर करके एक बॉडी बनाती है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके क्या गैमीटोफाइट, क्या कहते हैं गैमीटोफाइट। तो देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है बेटा एक्चुअली जर्मिनेशन, ठीक। और जर्मिनेशन को भी मैं लिखना चाहूँ तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ माइटोसिस, बिल्कुल बेटा मैं माइटोसिस लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बेटा प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है। देखो माइटोसिस हो रहा है, इससे आपको देखने को क्या मिलता है, आपको बेटा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैं बेटा एक जनरल लाइफ साइकिल बता रहा हूँ, देखो गैमीटोफाइट, इसलिए मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ यहाँ। गैमीटोफाइट आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको एक प्लांट बॉडी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं आपके गैमीटोफाइट, क्या कहते हैं बेटा गैमीटोफाइट। देखो जरा ध्यान से, आपको देखने को मिलती है एक बॉडी जिसे हम कहते हैं बेटा आपके गैमीटोफाइट। अगर मैं गैमीटोफाइट की प्लॉइडी पूछता हूं तो आप क्या बताओगे बेटा, ये भी आपका हैप्लॉइड है। क्या है हैप्लॉइड, क्यों, क्योंकि बेटा स्पोर के अंदर जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन मतलब बेटा माइटोसिस हुआ, मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस हुआ, जिससे बेटा एक बॉडी बनी पूरी की पूरी, जिस बॉडी को कहा गया बेटा गैमीटोफाइट। अब होता क्या है बेटा, ये गैमीटोफाइट है, जिस तरीके से बेटा आपकी बॉडी है, आपके पास जो है बेटा बॉडी है, ठीक। तो आपके पास क्या बेटा सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल के पास बेटा मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब होता क्या है बेटा, जो गैमीटोफाइट आप देखते हो बेटा उसके पास भी होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, क्या होते हैं बेटा उस गैमीटोफाइट के पास होते हैं क्या बेटा आपके सेक्स ऑर्गन्स, क्या होते हैं बेटा गैमीटोफाइट के होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। अब बेटा सेक्स ऑर्गन्स है तो मेल का अलग सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल का अलग सेक्स ऑर्गन होगा, तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। और बेटा सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है बेटा गैमीट्स प्रोड्यूस करना, यानी कि अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि गैमीटोफाइट के ऊपर ही आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और वो सेक्स ऑर्गन्स आपके गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या मैं अल्टीमेटली ये कह सकता हूँ गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, गैमीटोफाइट आपके प्रोड्यूस करता है बेटा क्या गैमीट्स। गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीटोफाइट बेटा प्रोड्यूस करता है आपके गैमीट्स। देखो आओ चलो लिखते हैं, तो आप किस तरीके से लिखोगे, आप बेटा इस तरीके से लिखोगे। देखो आप लिखोगे जो गैमीटोफाइट होता है उसके पास होते हैं सेक्स ऑर्गन, गैमीटोफाइट के पास होते हैं बेटा आपके सेक्स ऑर्गन, और जो बेटा सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के अलग होते हैं फीमेल के अलग होते हैं। देखो बेटा मेल का सिंबल मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, सब लोग जानते होंगे ये मेल होता है, और बेटा ये जो है आपका फीमेल होता है, ये मेल होता है ये फीमेल होता है, यानी बेटा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात चल रही है। देखो इस एरो को थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये दोनों मिलके बेटा क्या प्रोड्यूस करेंगे आपके, ये दोनों मिलके जो है बेटा वो आपके प्रोड्यूस करेंगे क्या बेटा, ये दोनों मिलके आपके प्रोड्यूस करेंगे क्या बेटा, ये दोनों मिलके प्रोड्यूस करेंगे आपके गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, दोनों मिलके बनाते हैं, क्या करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा गैमीट्स। अब क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे प्रोड्यूस गैमीट्स। बेटा मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन जिनके बेटा कुछ नाम भी होंगे,
जिन नामों को बेटा जब हम पर्टिकुलरली एल्गी पढ़ाएंगे तो हम वहां बताएंगे, ब्रायो पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, आपको जो है टेरिडोफाइट पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे, ठीक। और एक साथ एक टेबल भी बनवा देंगे लास्ट में कि किसके अंदर कौन कौन सा सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, ठीक। प्रोड्यूस गैमीट्स, तो क्या करते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं आपके गैमीट। और बेटा गैमीट किससे बना रहे होंगे, अब एक बात बताओ, गैमीटोफाइट जो है एक बॉडी है, प्लांट बॉडी है, ठीक। गैमीटोफाइट की प्लॉइडी एन है, अगर इसके ऊपर कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो क्या उसकी प्लॉइडी भी एन होगी, बताओ, उसकी प्लॉइडी भी तो एन होगी ना बेटा। जिस तरीके से मैं एक ह्यूमन हूं, मेरे पास जो सेक्स ऑर्गन है, जो उसकी प्लॉइडी होगी वो उसी तरीके से जो है बेटा प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसकी भी सेम प्लॉइडी होगी। जो मेरे अंदर सेल्स है बेटा, क्या उनके अंदर सेम प्लॉइडी नहीं होगी, उसी तरीके से गैमीटोफाइट के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसकी भी बेटा सेम प्लॉइडी होगी, यानी सेक्स ऑर्गन्स की जो प्लॉइडी है बेटा वो भी एन है। तो बेटा जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तो किसकी मदद से करेंगे, ये बेटा माइटोसिस की मदद से करेंगे, ठीक। तो बेटा आप क्या लिख लोगे, ये मदद किसकी लेते हैं बेटा, माइटोसिस। और बेटा माइटोसिस अच्छे से पता होगा क्या होता है, क्यों, क्योंकि सेल साइकिल सेल डिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है। तो बेटा ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, आपके गैमीट्स। तो देखो गैमीट्स किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, देखो बेटा ये रहा और ये रहा। अब आप यहाँ लिख सकते हो बेटा क्या, इसकी प्लॉइडी क्या है, पहले प्लॉइडी लिख लेते हैं बेटा, इसकी प्लॉइडी है आपकी एन और इसकी प्लॉइडी भी है बेटा आपकी एन। और बेटा ये क्या है, ये है आपका मेल गैमीट, क्यों, क्योंकि मेल ने दिया है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन ने दिया, तो आपका मेल गैमीट हुआ। ये कौन सा हुआ बेटा, ये हुआ आपका मेल गैमीट। और ये हुआ बेटा आपका फीमेल गैमीट, ये हुआ आपका बेटा फीमेल गैमीट, देखो ये हुआ फीमेल गैमीट। अब होता क्या है रिप्रोडक्शन के अंदर, आप देखते हो बेटा मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, जिस तरीके से बेटा स्पर्म और ओवम की मीटिंग होती है उसको कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। और मिलके क्या बनाते हैं, आपके मिलके बनाते हैं बेटा जाइगोट, क्या बनाते हैं, मिलके बनाते हैं आपके जाइगोट। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है बेटा, देखो जो आपके मेल गैमीट और बेटा आपके फीमेल गैमीट हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं, ये दोनों मिलके करते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि बेटा जाइगोट का जो है आपका फॉर्मेशन हो जाता है। देखो आओ, तो अब क्या होगा बेटा, बेटा मेल गैमीट की प्लॉइडी एन, फीमेल गैमीट की प्लॉइडी एन, जब एन एन दोनों मिलते हैं तो क्या एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, उससे बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी होती है बेटा 2n, जाइगोट की प्लॉइडी होती है बेटा आपकी 2n। तो जाइगोट बनाते हैं और बेटा जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है वो होती है बेटा आपकी 2n। जाइगोट की अगर कोई आपसे प्लॉइडी पूछता है तो आप क्या बताओगे बेटा, जाइगोट की प्लॉइडी होती है 2n, यानी कि जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब बेटा जाइगोट क्या करता है, जब जैसे ही यहाँ जाइगोट आता है, देखो अब कुछ अलग होगा, यहाँ समझने की कोशिश करना, यह ऐसी तरीके से आपको समझ में आएगी एक लाइफ साइकिल, ठीक। अब होता क्या है बेटा, जो आप जाइगोट देख रहे हो, अब ये जाइगोट क्या करता है बेटा, जाइगोट फर्दर ऑन माइटोसिस करता है, यानी कि एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है। पहले आपने देखी थी बेटा एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिसे कहा था आपने गैमीटोफाइट। अब ये जाइगोट बेटा मल्टीपल टाइम्स जो है आपके क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और एक जो है बेटा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके स्पोरोफाइट। जी हाँ, जाइगोट किसको जन्म देता है, स्पोरोफाइट को जन्म देता है। किसको जन्म देता है बेटा, आपके स्पोरोफाइट को। जाइगोट जो है मल्टीपल टाइम्स जो है बेटा डिवीजन करता है और एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है, जिसे हम कहते हैं आपके क्या बेटा, स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं बेटा आपके स्पोरोफाइट। देखो किस तरीके से करता है, देखो तो बेटा ये क्या करता है, ये जो है माइटोसिस करता है। क्या करता है बेटा, ये करता है आपके माइटोसिस, ये करता है बेटा आपके माइटोसिस। देखो ये करता है बेटा माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या देता है, माइटोसिस से देता है बेटा एक प्लांट बॉडी, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, जिसे हम कहते हैं बेटा स्पोरोफाइट, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके स्पोरोफाइट, ठीक। तो बेटा स्पोरोफाइट भी आ गया। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि बेटा स्पोर ने किसको दी, स्पोर ने बनाई बेटा गैमीटोफाइट, जाइगोट ने बनाई स्पोरोफाइट। प्लॉइडी क्या होती है, प्लॉइडी होती है बेटा इसकी 2n, प्लॉइडी होती है इसकी बेटा 2n, प्लॉइडी होती है 2n। तो बेटा क्या आपको समझ में आई अब तक ये लाइफ साइकिल किस तरीके से चल रही है। आपने देखा सबसे पहले स्पोर, स्पोर ने जर्मिनेट करा, जर्मिनेट मतलब माइटोसिस करा, उससे एक प्लांट, एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाई, उसे कहा गया बेटा गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के पास प्रेजेंट से कुछ सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि बेटा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन ने प्रोड्यूस करा मेल गैमीट, फीमेल सेक्स ऑर्गन ने दिया फीमेल गैमीट। दोनों का बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे मिला हमें जाइगोट। जाइगोट ने करा माइटोसिस, उसने बनाई बेटा एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिसे कहा गया बेटा आपके क्या, स्पोरोफाइट। क्या कहा गया बेटा, जिसे कहा गया आपके स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट आगे जाके देता है बेटा स्पोर। क्या देता है, जिस तरीके से गैमीटोफाइट गैमीट देता है, स्पोरोफाइट स्पोर देता है। अब बेटा 2n से मुझे
एन तक पहुंचना है तो मुझे कौन सा डिवीजन कराना होगा, माइटोसिस या मियोसिस? आपको अच्छे से पता है बेटा, मुझे कराना होगा मियोसिस, मुझे कराना होगा मियोसिस। यानी कि गैमीटो, यानी कि बेटा जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो स्पोरोफाइट देता है स्पोर, और ये करता क्या है, ये करता है बेटा माइटोसिस या मियोसिस, ये करता है बेटा मियोसिस। क्या बेटा आपको एक लाइफ साइकिल की झलक समझ में आई बेटा? ये लाइफ साइकिल है पूरी की पूरी प्लांट की। आप देखोगे जो प्लांट किंगडम में आप पढ़ने वाले हो बेटा, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, वो इसी लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगे। आप देखोगे बेटा, आप इसी लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगे बेटा। स्पोर होगा, जर्मिनेट करेगा, यानी कि बेटा डिवीजन करेगा, और एक एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा जिसे हम कहेंगे बेटा गैमीटोफाइट। ठीक, गैमीटोफाइट मिल गया बेटा हमें। गैमीटोफाइट के पास होंगे कुछ सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट देगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट देगा। मेल मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, उससे उसी फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे मिलेगा हमें जाइगोट, और जाइगोट माइटोसिस करके देता है बेटा एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, जिसे हम कहते हैं आपकी स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर जो है बेटा मियोसिस होता है, जिससे हमें देखने को मिलता है स्पोर्स, और देन स्पोर जो है अगेन माइटोसिस करेगा, गैमीटोफाइट बनाएगा, गैमीटोफाइट से देन बेटा प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स, गैमीट से मिलेगा जाइगोट, जाइगोट से मिलेगी हमें स्पोरोफाइट, देन मिलेगा स्पोर। इस तरीके से जो है पूरी की पूरी एक प्लांट की लाइफ साइकिल चलती है। क्या आपको प्लांट की लाइफ साइकिल समझ में आई? क्या प्लांट की लाइफ साइकिल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है? अब आपको समझ में आ गई होगी प्लांट की लाइफ साइकिल। अब आप सोचोगे सर आपने हमें प्लांट की लाइफ साइकिल बता दी, ठीक है, ठीक, अब जो है हमें कैसे समझ में आएगा कौन हैप्लॉइड कौन डिप्लॉइड? यहाँ तो आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्लांट की बात कर रहे हो, तो आप समझने की कोशिश करना। आपने बेटा दो स्टेजेस देख ली, इसको बताने का मतलब ये था आपको गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट समझ में आए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गैमीटोफाइट कैसे बेटा, जो आपका जो गैमीटोफाइट होता है बेटा वो प्रोड्यूस करता है गैमीट्स, और जो बेटा आपकी क्या कहते हैं स्पोरोफाइट होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर। ठीक, स्पोर बनाता है गैमीटोफाइट। अब आपको ये पूरी लाइफ साइकिल समझ में आ चुकी है, यानी कि अब आपको क्रिस्टल क्लियर है गैमीटोफाइट कैसे आया, स्पोरोफाइट कैसे आया, और एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर दोनों स्टेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब एक बात बताओ, किसी के अंदर दोनों स्टेज आपको देखने को मिल रही है, ठीक, अब एक बात सोचो, क्या दोनों ही स्टेज मेन स्टेज हो सकती हैं क्या? ठीक, यानी कि क्या इनमें से कौन सी जो है मेन स्टेज होगी? मेन स्टेज मतलब यार जो लंबे समय तक सर्वाइव कर रही है, आपकी जो मेन स्टेज है कहीं ना कहीं बेटा गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों में से कोई एक मेन स्टेज होगी। ठीक, आपके गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में से कोई एक मेन स्टेज होती है, तो जिसके अंदर बेटा मेन स्टेज गैमीटोफाइट होगी वो हैप्लॉइड होगा कहीं ना कहीं प्लांट। समझो बेटा, गैमीटोफाइट जो आपकी हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब मैं कहता हूं मेन स्टेज जो है किसी प्लांट के अंदर जो है आपकी गैमीटोफाइट है, यानी कि मेन स्टेज यानी कि वो बहुत लंबे समय तक रह रही है बेटा, आपको मेजरली जो है आपको गैमीटोफाइट ही देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी प्लॉइडी एन है। जब बेटा आपको गैमीटोफाइट देखने को मिलेगा, आप तो बेटा उसको एक एज अ प्लांट बॉडी देख रहे हो। आप समझो, आप उस प्लांट को क्या देख रहे हो, एज अ एक प्लांट बॉडी देख रहे हो, आपको नहीं दिख रहा वो गैमीटोफाइट है स्पोरोफाइट है। आप क्या देख रहे हो, वो लंबे समय तक सर्वाइव कर रही है। अगर उसकी बेटा गैमीटोफाइट जो स्टेज वो लंबे समय तक सर्वाइव कर रही है, तो बेटा उस प्लांट को हम कहते हैं हैप्लॉइड। अगर स्पोरोफाइट स्टेज अगर उसकी मेन स्टेज है यानी लंबे समय तक सर्वाइव कर रही है, तो हम उसे कहते हैं बेटा उसे हम कहते हैं बेटा डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉइड है। तो क्या आपको समझ में आया कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंसेप्ट आपको बेटा समझ में आ गया होगा? अगर गैमीटोफाइट किसी प्लांट की मेन स्टेज है तो उसे हम प्लांट को कहते हैं हैप्लॉइड प्लांट। अगर स्पोरोफाइट किसी की मेन स्टेज है तो उस प्लांट को हम कहते हैं बेटा डिप्लॉइड। अब आपके पास प्लांट के अंदर आप 5 पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, एल्गी पढ़ते हो, ब्रायो पढ़ते हो, टेडो पढ़ते हो, जिम्नो पढ़ते हो, एनजीओ पढ़ते हो। अब आपको समझ में आएगी कि गैमीटोफाइट किसकी मेन स्टेज है और स्पोरोफाइट किसकी मेन स्टेज है। ठीक, आओ देखो, क्यों? क्योंकि दोनों स्टेज आपको लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है प्लांट की। और देखो आओ चलो, अब आगे आप क्या लिखोगे? आगे बेटा मैं इसकी एक और बार नीड पड़ेगी इसी साइकिल की, देखना जरा ध्यान से। तो आप बेटा क्या डालोगे? अब जो आप आगे लिखोगे ना बेटा, वो आप क्या डालोगे? आप डालोगे बेटा लाइफ साइकिल, यहां लिखोगे आप लाइफ साइकिल। एक मिनट, आओ देखो, लाइफ साइकिल। तो बेटा ये जो आप लाइफ साइकिल देख रहे हो, देखो लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल की जो है बेटा क्या कहते हैं आपकी मेन स्टेज होगी। लाइफ साइकिल की मेन स्टेज आखिर कौन सी होगी? आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, देखो आओ, मेन स्टेज। और मेन स्टेज की बात करते हैं तो बेटा मेन स्टेज या तो होगी गैमीटोफाइट या होगी आपकी स्पोरोफाइट, या तो होगी गैमीटोफाइट या होगी स्पोरोफाइट। तो आप क्या डाल लोगे? यहाँ डाल लोगे बेटा गैमीटोफाइट। अगर किसी की लाइफ साइकिल में बेटा मेन स्टेज गैमीटोफाइट है
तो वो प्लांट बॉडी होगी आपकी हैप्लॉइड। अगर किसी की मेन स्टेज जो है लाइफ साइकिल में वो बेटा स्पोरोफाइट है, तो बेटा वो होगी क्या आपकी, वो होगा बेटा आपका डिप्लॉयड प्लांट। वो होगा आपका कैसा बेटा, डिप्लॉयड प्लांट। तो देखो गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट। आप यहाँ क्या डाल लोगे बेटा, आप यहाँ डाल लोगे हैप्लॉइड, आप डाल लोगे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, और यहाँ डाल लोगे आप बेटा डिप्लॉयड, यहाँ डाल लोगे बेटा डिप्लॉयड, हैप्लॉइड, एंड देन आप यहाँ डाल लोगे डिप्लॉयड। ठीक, अब आपको क्या समझ में, आपको ये समझ में आया लाइफ साइकिल में आपको दोनों स्टेज देखने को मिलती है, गैमिटोफाइट एक स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है। अगर मेन स्टेज गैमिटोफाइट है तो बेटा उस पूरी की पूरे प्लांट को हम कहते हैं आपके क्या बेटा, हैप्लॉइड। अगर किसी की मेन स्टेज स्पोरोफाइट है तो उसे कहते हैं पूरे पूरे प्लांट को डिप्लॉयड। अब होते कौन कौन है हैप्लॉइड में, तो हैप्लॉइड में आती है बेटा आपके एल्गी और ब्रायोफाइट। कौन कौन आता है बेटा, आपके आती है एल्गी एंड ब्रायोफाइट। यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट में अगर कोई मेन स्टेज पूछता है तो आप कहोगे बेटा गैमीटोफाइट। क्या कहोगे, आप कहोगे गैमीटोफाइट, आप कहोगे गैमीटोफाइट, आप कहोगे गैमीटोफाइट। देखो बेटा एल्गी एंड ब्रायोफाइट, ठीक। और स्पोरोफाइट कौन कौन होते हैं, मतलब यानी कि उनकी स्पोरोफाइट किस किस की मेन स्टेज होती है बेटा, वो होती है आपकी बेटा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट बेटा जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और बेटा इसके अलावा आपके क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और बेटा इसके अलावा आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। अब तो बेटा कोई क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन हैप्लॉइड है आखिर और कौन जो है बेटा आपका डिप्लॉइड है, ठीक। कि किसकी मेन स्टेज जो है बेटा गैमीटोफाइट है, किसकी मेन स्टेज स्पोरोफाइट है। जिसकी मेन स्टेज गैमीटोफाइट है उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, जिसकी मेन स्टेज जो है बेटा आपकी स्पोरोफाइट है उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। तो बेटा एल्गी ब्रायोफाइट में अगर आपसे कोई पूछता है कि मेन स्टेज उनकी क्या है तो आप बताओगे गैमीटोफाइट मेन स्टेज है, यानी कि दोनों के दोनों हैप्लॉइड है। जबकि स्पोरोफाइट बेटा किसकी मेन स्टेज है, आपके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, इसलिए हम उनको कहते हैं बेटा डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज, ठीक। अब आता है बेटा कंसेप्ट हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, ठीक। अब आपको एक बात समझनी होगी और पता है वो क्या है, आपने बेटा ये पूरी पूरी लाइफ साइकिल देख ली, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा समय तक देखने को मिल रहा है या फिर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये बेटा एक जनरल लाइफ साइकिल बनाई है मैंने। अब सपोज करो किसी के अंदर बेटा आपको जो है गैमीटोफाइट देखने को मिला, मैं सपोज कर रहा हूँ अगर किसी की लाइफ साइकिल है आपकी क्या कहते हैं 14 महीने की, मानते हैं 14 महीने की पूरी लाइफ साइकिल है, यानी स्पोर से लेके बेटा स्पोरोफाइट तक मानते हैं जो उसने पूरी पूरी 14 महीने तक उसकी लाइफ साइकिल है, जिसमें से आपको बेटा लगभग 10 महीने जो है आपको देखने को मिल रहा है बेटा आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि आपको देखने को मिल रहा है बेटा गैमीटोफाइट। देखो बेटा मेन स्टेज से इसको कंपेयर मत करना, मेन स्टेज आपको आगे और कंसेप्ट समझ में आएगा। मेन स्टेज का मतलब क्या है, क्या बेटा वो ग्रीन है, क्या बेटा वो डिपेंडेंट है, मतलब वो ग्रीन है तो बेटा इंडिपेंडेंट हो, किसी को डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि मेन स्टेज किसकी क्या है वो डिसाइड करती है बेटा आपकी कि कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है, मेन स्टेज, ठीक है। एक होता है बेटा टाइम ड्यूरेशन, कि आखिर जब आप पूरी की पूरी लाइफ साइकिल देख रहे हो उसके अंदर सबसे ज्यादा समय तक कौन सा स्ट्रक्चर सर्वाइव कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे। अगर बेटा किसी का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, मैं बेटा मान के चल रहा हूँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 14 महीने का कोई प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल है बेटा आपके, अब ले लो 1 ईयर 12 मंथ की है, 12 महीने की है, जिसमें से बेटा एक प्लांट, मेरे पास 3 प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, ठीक है। आपका जो बेटा प्लांट 1 है और तीनों की जो है बेटा आपकी 12 मंथ की लाइफ साइकिल है। प्लांट 1 की जो लाइफ साइकिल में बेटा जो गैमीटोफाइट यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो 10 महीने रहता है और 2 महीने के लिए आपके स्पोरोफाइट रहता है, यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहता है। प्लांट 2 के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि 8 महीने तो जो है बेटा उसका स्पोरोफाइट रहता है, 4 महीने के लिए जो है उसका गैमीटोफाइट रहता है, यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा रह रहा है। और थर्ड केस में क्या देखने को मिलता है आपको, लगभग 5.5 महीने के लिए जो है बेटा आपका क्या रहता है स्पोरोफाइट रहता है, या फिर 6 महीने के लिए स्पोरोफाइट रहता है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहता है, और 6 ही महीने के लिए जो आपका गैमीटोफाइट रहता है। यानी कि दोनों का टाइम लगभग इक्वल ही है या फिर किसी के पास जस्ट थोड़ा ज्यादा है, यानी कि लाइफ साइकिल में दोनों के दोनों जो है बराबर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, एक में देखा है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है,
एक में देखा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और एक आपने देखा दोनों ही एक लाइफ साइकिल में बराबर का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बेटा जिसके अंदर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करता है उसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिसके अंदर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ज्यादा समय के लिए सर्वाइव करता है उसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जिसके अंदर बेटा दोनों बराबर समय तक रहते हैं आपके हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब आपको कंफ्यूजन होगी, सर हैप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लोडिप्लॉन्टिक कुछ अब समझ में नहीं आ रहा। बेटा मेन स्टेज एक अलग चीज होती है। मेन स्टेज किसकी क्या होती है, टाइम से उसको कंपेयर मत करना। मेन स्टेज आपको आगे और समझ में आएगा जब हम फर्दर हर किसी की लाइफ साइकिल आपको पढ़ाएंगे, ठीक। यानी कि अगर किसी की मेन स्टेज जो है बेटा वो गैमेटोफाइट है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं बेटा आपका हैप्लॉइड। अगर किसी की स्पोरोफाइट है मेन स्टेज उसे कहते हैं डिप्लॉइड। आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गए, ठीक। अब आपको समझना है क्या हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मैंने एग्जांपल लिया 12 महीने लाइफ साइकिल है 3 प्लांट्स की। एक प्लांट के अंदर बेटा 10 महीने रहता है आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक, यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा रह रहा है तो हमने उस लाइफ साइकिल को कह दिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो दूसरा प्लांट वहीं पर शो करता है क्या 8 महीने के लिए आपका डिप्लॉन्टिक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक। 4 महीने के लिए शो करा उसने हैप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी गैमेटोफाइट। तो बेटा उस लाइफ साइकिल को हमने कह दिया कि डिप्लॉयड स्टेज ज्यादा देखने को मिल रही है तो हमने उस लाइफ साइकिल को कह दिया डिप्लॉन्टिक। बेटा मेन स्टेज से कंपेयर मत करना, मेन स्टेज अलग चीज होती है। मेन स्टेज होती है मतलब जिसके ऊपर बेटा सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, आप सपोज करो आप कोई मूवी देखते हो तो बेटा उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है हीरो का चाहे रोल बेटा हो चाहे आपका 50 मिनट्स का, और एक सपोर्टिंग एक्टर है जो बेटा लगभग लगभग बेटा जिसका रोल है 1 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। और बेटा सपोर्टिंग कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं पड़ता, मेन कैरेक्टर तो हीरो है ना, यानी कि जिसकी मेन स्टेज जो होगी वो डिसाइड करेगा कि कौन एप्लॉयड होगा कौन डिप्लॉयड होगा। बट जो समय ज्यादा देगा, समय कौन ज्यादा दे रहा है वो डिसाइड करेगा लाइफ साइकिल कैसी होगी। अब तो बेटा आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखो अभी अभी आया है ये एग्जाम्पल बिल्कुल दिमाग के अंदर, ये हीरो वाला। बेटा एक मूवी है, एक मूवी के अंदर क्या होता है, देखो बेटा मैं कितना जोर दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने देखा है बेटा क्लास के अंदर, मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्या होता है हैप्लॉइड क्या होता है डिप्लॉइड, उनको नहीं समझ में आता हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, फिर वो अंत में रखते हैं। रखने की जरूरत नहीं है बेटा। एक मूवी है, मूवी के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो का कैरेक्टर होता है। सपोज करो चाहे हीरो कम समय के लिए आए पर हीरो मेन कैरेक्टर है, इस तरीके से अगर मेन स्टेज किसी की प्लांट बॉडी की गैमेटोफाइट है तो वो हैप्लॉइड प्लांट कहलाएगा, अगर किसी की स्पोरोफाइट है तो बेटा वो डिप्लॉइड प्लांट कहलाएगा। बट समय किसने ज्यादा काटा बेटा वो डिसाइड करेगा लाइफ साइकिल कैसी होगी। अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल में समय बिताता है अपना, अब लाइफ साइकिल बेटा कितनी भी समय की हो सकती है, वो डिसाइड करेगा कि कौन हैप्लॉन्टिक होगा। अगर बेटा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो वो हैप्लॉन्टिक होगा, अगर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा समय बिताएगा तो वो डिप्लॉन्टिक होगा। अगर दोनों ही बराबर का समय कंज्यूम करते हैं बिताते हैं एक लाइफ साइकिल के अंदर तो उसे कहते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब तो बेटा क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में हो गया होगा। तो आओ अगले पेज पर जो है हम कंसेप्ट 2 लिख देते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। आओ देखो अब डालते हैं बेटा कंसेप्ट 2, और कंसेप्ट 2 आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। देखो कंसेप्ट 2 में क्या है बेटा, कंसेप्ट 2 में हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल के बारे में। देखो आओ कंसेप्ट 2 में बात करी जा रही है बेटा आपसे लाइफ साइकिल के बारे में। देखो लाइफ साइकिल में हम क्या बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल में बेटा हम 3 तरह की लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक की, एक बात कर रहे हैं हम बेटा किसकी आपसे डिप्लॉन्टिक की, एक बात कर रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। देखो तो अब क्या डाल लोगे, यहाँ डाल लोगे हैप्लॉन्टिक, जैसा बेटा नाम बता रहा है हैप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लॉइड की बात चल रही है। डिप्लॉन्टिक कहीं ना कहीं बेटा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की बात चल रही है, डिप्लॉन्टिक। और एक है बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लॉइड भी आ रहा है डिप्लॉइड भी आ रहा है, तो दोनों का ही जो है टाइम ड्यूरेशन सेम रहा होगा एक लाइफ साइकिल के अंदर। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक। देखो आओ इस तरीके से आप इनको कर लोगे। देखो और आप इनके आगे क्या लिख लोगे बेटा, इनके आगे आप लिख लोगे इस तरीके से। देखो ये हो गया। आओ देखो अब आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बेटा ज्यादा समय के लिए रहता है लाइफ साइकिल के अंदर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बेटा ज्यादा समय के लिए रहता है लाइफ साइकिल के अंदर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बेटा ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चर। देखो ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ बेटा स्ट्रक्चर टाइम, स्ट्रक्चर
ड्यूरेशन इन लाइफ साइकिल, यानी बेटा स्ट्रक्चर की टाइम ड्यूरेशन क्या है एक लाइफ साइकिल में, ठीक। अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बेटा ज्यादा समय के लिए रह रहा है इन कंपैरिजन टू डिप्लॉयड, तो उसे कहते हैं बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर डिप्लॉयड ज्यादा समय के लिए रह रहा है तो उसे कहते हैं बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अगर दोनों ही बराबर समय के लिए रह रहे हैं तो उसे कहते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे बेटा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम समय के लिए ही रहते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेटा चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम तक रहेंगे। इस तरीके से जो है बेटा एक लाइफ साइकिल निकाल दी जाती है, कौन हैप्लॉन्टिक है, कौन डिप्लॉन्टिक है, कौन हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक। तो बेटा ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर टाइम ड्यूरेशन, यानी हैप्लॉइड अगर ज्यादा समय तक रह रहा है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड ज्यादा समय तक रह रहा है एक लाइफ साइकिल के अंदर तो डिप्लॉन्टिक हो गई, दोनों बराबर समय तक रह रहे हैं तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गई। अब सवाल आता है कि कौन हैप्लॉन्टिक है, कौन हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, कौन डिप्लॉन्टिक है। तो अब इसके भी मैं आपको लिखा देता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको हैप्लॉइड डिप्लॉयड बताया था। तो बेटा एल्गी ब्रायोफाइट आपके कैसे होते हैं, एल्गी ब्रायोफाइट होते हैं बेटा आपके हैप्लॉइड, और आपके क्या कहते हैं टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होते हैं आपके डिप्लॉयड। जबकि आप लाइफ साइकिल की बात करते हो तो देखो आओ, आप लिख लोगे बेटा एल्गी, आप लिख लोगे ब्रायोफाइट, एल्गी ब्रायोफाइट, आप लिख लोगे बेटा इसके बाद टेरिडोफाइट, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, देन इसके बाद आप लिखोगे बेटा जिम्नोस्पर्म, नेक्स्ट आप लिखोगे बेटा एंजियोस्पर्म, नेक्स्ट आप लिखोगे बेटा क्या एंजियोस्पर्म, देखो आओ जिम्नोस्पर्म और बेटा आपके आ गए एंजियोस्पर्म। देखो अब बेटा जो एल्गी होती है वो आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, कैसी होती है, एल्गी होती है बेटा आपकी हैप्लॉन्टिक, एल्गी होती है बेटा आपकी कैसी हैप्लॉन्टिक, यानी कि यहाँ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा समय देखने को मिलेगा। मेन स्टेज में बेटा इसकी गैमेटोफाइट होती है, कमाल की बात है, पर जो बेटा आपकी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट होती है वो होती है आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी होती है बेटा, वो होती है आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि बेटा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट काफी सेम समय तक ही आपको देखने को मिलेंगे। कैसी होती है बेटा, हैप्लॉन्टिक नहीं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखो गड़बड़ हो जाती है ना कभी कभी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बेटा ये, कैसी है आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बेटा है ये डिप्लॉयड है और इनकी लाइफ साइकिल भी कैसी है आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वही सबसे ज्यादा समय तक आपको यहाँ इनमें देखने को मिलता है, डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। तो बेटा अब आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक और आपके बेटा डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, तो बेटा बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपको तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आपसे अगर कोई भी सवाल पूछता है तो आप बहुत इजीली बता दोगे बेटा हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है। इसके बाद बेटा हम शुरू करते हैं अब एल्गी, और एल्गी की जो है 3 मेजर क्लासेस आपको पता होनी चाहिए। एल्गी की बेटा 3 क्लासेस आपको पढ़नी है, एक बेटा ग्रीन एल्गी है, एक ब्राउन एल्गी, एक रेड एल्गी है। ग्रीन एल्गी को कहते हैं बेटा हम क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को कहते हैं बेटा फियोफाइसी, और रेड एल्गी को कहते हैं बेटा रोडोफाइसी। अब बेटा मैं सोच रहा हूँ आपको एग्जाम्पल्स आज ही मैं लिखा के जाऊं सारे के सारे, और आपको जो है एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में भी फिट करके जाऊं, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम जो बेटा एल्गी के कैरेक्टर्स में बात करेंगे, और जो है फिर हम बात करेंगे बेटा तीनों के तीनों एल्गीज के बारे में, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में। आओ देखो, तो आप क्या डाल लोगे बेटा, अब जो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लोगे वो डाल लोगे बेटा एल्गी के बारे में। क्या डाल लोगे, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा एल्गी, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा आप एल्गी। देखो, और जब एल्गी की बात कर रहे हो तो बेटा एल्गी की जो है आपकी 3 क्लासेस होती हैं। देखो तो एल्गी की क्या होती है बेटा, एल्गी की आप देखते हो 3 क्लासेस, एल्गी की देखते हो बेटा आप 3 क्लासेस। देखो अरे ये एरो टेढ़ा हो गया, कोई ना यार, चलो देखो, तो जो आप एल्गी देख रहे हो बेटा उसमें आप क्या देख रहे हो, उसकी देख रहे हो बेटा क्लासेस, और 3 मेन क्लासेस होती हैं। देखो कौन कौन सी होती है, पहले बेटा मैं इनका कॉमन नेम लिख देता हूँ। देखो एक को कहते हैं बेटा कॉमनली ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। दूसरी है बेटा आपकी कैसी, ब्राउन एल्गी। देखो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और एक आती है बेटा आपकी रेड एल्गी।
क्या आती है बेटा, आपकी आती है रेड एल्गी। और बेटा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पता है क्या, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बेटा, जैसे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने एग्जाम्पल्स पढ़े, आपने चैप्टर 1 के अंदर लिविंग वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स पढ़े, आप अब इसके अंदर भी बेटा भर भर के एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, और लोग इनकी ट्रिकें बनाते हैं। बेटा कितनी ट्रिकें बनाओगे, मुझे एक बात बताओ, कितनी बार आप ट्रिकें बनाना चाहते हो। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, ये ट्रिक लगती अच्छी है, ट्रिक लिमिटेड हो तब अच्छी लगती है, हर चीज के अंदर ट्रिक अच्छी नहीं लगती। मैं आपको बेटा बिल्कुल साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ किसी भी चीज को याद रखने का, वो साइंटिफिक तरीका है बेटा बार बार लिखना। जी हाँ, आपको याद होगा बेटा बचपन में क्या होता था, टीचर्स आपको काफी बार चीजें लिखाते थे, आपको होमवर्क देते थे कि आपको ये चीजें घर से लिख के लानी, सेम चीज जो आपको क्लास में लिखा दी गई है, फिर भी आप जब देखते थे लोअर क्लासेस में आपको घर पे दी जाती थी कि आपको बार बार लिख के लानी है, आपको 2 टाइम्स लिखना है, आपको 3 टाइम्स लिखना है। क्यों लिखवाते थे वो इतना, जिससे बेटा इस मेमोरी के अंदर वो फिट हो। तो आपको बेटा एग्जाम्पल्स भी इसी तरीके से याद करने हैं, आपको बार बार लिखने हैं, आपको 6 से 7 बार लिखने हैं बेटा। एग्जाम्पल्स जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा बार आपको याद रहेंगे। जैसे बेटा मुझे क्यों चीजें याद रहती हैं, किसी, मुझे छोड़ो, किसी भी टीचर को कोई चीजें क्यों याद रहती है, क्यों, क्योंकि बेटा वो जो है बहुत बार पढ़ा चुका है उन्हीं सेम चीजों को बेटा, वो बार बार लिखता है। वो जब बार बार लिखता है तो बेटा उसके दिमाग के अंदर चीजें सेट हो जाती हैं, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हो वो आपको बता देता है। आप मुझसे पूछ लोगे बेटा कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो वो आपको बता देगा कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो बता देगा स्पायरोगेरा, यूरोथ्रिक्स, आपके बेटा वॉल बॉक्स, आपकी कारा, क्लेडोफोरा, आपके बेटा क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इसके अलावा बेटा आपके आगे यूडोरीना। और कोई छूट गया क्या क्या बेटा, और कोई शायद नहीं छूटा, बिल्कुल सारे ले लिए। अगर आपसे रेड एल्गी की बात करता है तो बेटा क्या होता है, जिलेडियम होता है बेटा, ग्रासिलेरिया होता है, आपके पॉरफायरा होता है, पॉलीसिफोनिया होता है। ब्राउन एल्गी की बात करता है तो बेटा याद आते हैं क्या बेटा, आपके सार्गेसम याद आता है, एक्टोकार्पस हो गया, आपके लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया, इसके अलावा बेटा आपके डिक्टोएटा हो गया। अब बताओ, मैंने तो तीनों के एग्जांपल ले लिए आपको, सारे के सारे बेटा बुक के अंदर यही दे रखे हैं एल्गी के एग्जांपल, इसके अलावा कोई और एग्जांपल नहीं दे रखे। मुझे तो याद है कि कौन ग्रीन एल्गी है, कौन ग्रीन एल्गी है। मुझसे कोई बोलेगा वॉलवॉक्स, मुझे पता है कि वो ग्रीन एल्गी है, मैं थोड़ी कोई ट्रिक के थ्रू जा रहा हूँ कि मैं पहले वॉलवॉक्स देखूंगा, मैं उससे ट्रिक पे पहुंचूंगा, ट्रिक से बाद में कनेक्ट करूंगा वो ग्रीन एल्गी है ब्राउन एल्गी है। अरे यार कितना समय बर्बाद करते हो इन चीजों में, मत पढ़ो प्लीज यार। आप इंटरनेट पर डालो, यूट्यूब पे ही डाल दो आप, एल्गी लर्न ट्रिक, एल्गी एग्जाम्पल ट्रिक्स, बथेरी ट्रिक्स मिल जाएंगी बेटा आपको याद करने के लिए। कुछ भी ट्रिक बना दो, लीला की, शादी की, मुन्नी की, भाभी की, कुछ भी कर दो भाई, कुछ भी, मतलब कोई भी ट्रिक बना दो, कुछ भी सेट करके ट्रिक बना देते हैं भाई। बेटा कोई फायदा नहीं है इन सब ट्रिकों को याद करने का, मैं कह रहा हूं फिर लिख के याद करो। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, स्पायरोगेरा, यूरोथ्रिक्स, बॉलवॉक्स, समझ रहे हैं आप, यूडोरीना हो गया, कारा हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया। मुझे तो याद है बेटा, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल मुझे याद है बेटा, सारगेसम हो गया, आपके एक्टोकार्पस हो गया, आपके डिक्टोएटा हो गया बेटा, आपके फ्यूकस हो गया, आपके लेमिनेरिया हो गया, मुझे तो याद है बेटा। एक आप कैल्प कहते हो, एक्चुअली जो आप कैल्प पढ़ते हो ना बेटा, वो कैल्प के एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर, ही आपके सारगेसम और लेमिनेरिया कैल्प ही है। तो बेटा बड़ी मरीन जो आपको एल्गीज देखने को मिलती है, जो ब्राउन एल्गीज जो आपको बेटा किसमें देखने को मिलती है, आपको समुद्र में देखने को मिलती है, उनको कैल्प कहते हैं बेटा। कैल्प बहुत लंबी होती है बेटा, मैं आपके लिए फोटो भी लेके आया हूँ कैल्प का। कैल्प आपको बेटा लगभग आपको देखने को मिल जाती है 100 मीटर्स तक की कैल्प आपको देखने को मिल जाती है मरीन के अंदर। सोचो 100 मीटर लंबी एल्गी आपको देखने को मिल रही है। रेड एल्गी के एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, आपके पॉरफायरा हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, जिलेडियम हो गया, ग्रासिलेरिया हो गया। अब आपने एक चीज देखी, मैंने बेटा सेम सीक्वेंस में नहीं बोले इनके नाम, क्यों, क्योंकि मैंने यार कोई रट थोड़ी रखी है सेम सीक्वेंस में बोलूंगा, मुझे पता है यार ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। क्यों पता है, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने मल्टीपल टाइम्स चीजें पढ़ाई हैं, तो मल्टीपल टाइम्स मैंने लिखा है बेटा, तो मुझे चीजें जो है याद है, मुझे नहीं पड़ती जरूरत भाई ट्रिक्स बनाने की। यही तरीका है बेटा, मल्टीपल टाइम्स लिखो। मैं जो कह रहा हूँ प्लीज बेटा एक बार फॉलो कर लो, बायो से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज में बेटा बायो तो आपका बिल्कुल नहीं बन रही होगी, रोड़ा जो आपको रोक रही होगी। ठीक, आओ चलो देखो। तो बेटा ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी को कहते हैं बेटा क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन एल्गी को कहते हैं हम क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन एल्गी को कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी को कहते हैं बेटा क्लोरोफाइसी। ठीक, ब्राउन एल्गी को कहते हैं बेटा हम आपके फियोफाइसी। देखो बेटा फियोफाइसी, फियोफाइसी। क्या कहते हैं बेटा, फियोफाइसी। क्या कहते हैं बेटा, फियोफाइसी। और बेटा मैं इनको अभी एग्जांपल्स को क्यों याद करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि
मैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ आइसोगेमस में कुछ एग्जांपल लिखूंगा, मैं ऊगेमस में कुछ लिखूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या लिख रहा है। मैं उनके आगे बार बार थोड़ी लिखूंगा ये ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी, ये रेड एल्गी, नहीं रे, मैं तेरे लिए पहले ही एग्जाम्पल तुझे याद करा दूंगा। और बेटा आपको एग्जाम्पल घर से ये 5 टाइम्स लिखने हैं, तब जाके आप जो है बेटा एल्गी की नेक्स्ट क्लास देखोगे। 5 टाइम्स लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको डन। पर हमने जो है 5 टाइम्स एग्जाम्पल लिख लिए हैं। बेटा प्लीज काम चोरी मत करो, नहीं तो करियर बर्बाद हो जाएगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, और बेटा रेड एल्गी, रेड एल्गी रोडोफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी, देखो नाम से ही पता पड़ रहा है यार। फियो मतलब ब्राउन होता है बेटा, फियो मतलब ब्राउन होता है, क्लोरो क्लोरो क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है, ग्रीन का होता है। फाइसी बेटा एल्गी के लिए यूज करा जाता है ये टर्म। आप देखते हो बेटा फाइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी। आपको फाइकोबायोंट याद होगा, लाइकेन के अंदर फाइकोबायोंट एल्गी के लिए यूज कर रहे थे। तो बेटा इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी रोडोफाइसी, इसे हम कहते हैं आपकी रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। आओ देखो इसे कहते हैं रोडोफाइसी। अब बेटा हम जो एक एक करके एग्जांपल्स लिखेंगे। तो आपने देखी 3 मेन क्लास, एक क्लोरोफाइसी, एक फियोफाइसी, एक रोडोफाइसी। मेरे साथ बोलो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है बेटा, ये आपके क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा बेटा ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। अब मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा क्या आपकी ग्रीन एल्गी, देखो ऊपर लिख देता हूं बेटा मैं ग्रीन एल्गी, मैं लिख रहा हूं बेटा ग्रीन एल्गी। और अब मैं जो है इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगा, देखो ग्रीन एल्गी। और देखो अब हम जो है इसके एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करेंगे। आप बेटा 5 टाइम्स लिखोगे इन एग्जाम्पल्स को, ठीक। देखो लिखो अब, चलो चलो देखो लिखो। 1 मिनट रुकना, जरा चेक कर लेते हैं बेटा वीडियो तो सही चल रही ना, क्योंकि आजकल फ्रीज बहुत हो जाती है, पता नहीं बीच बीच में क्या समस्या आती है सॉफ्टवेयर में। देखो आओ, तो बेटा ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो बेटा ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स क्या है। तो बेटा सबसे पहले आप लिख लोगे स्पाइरोगायरा। क्या लिखोगे, मेरे साथ लिखो बेटा स्पाइरोगायरा, मेरे साथ बोलो स्पाइरोगायरा, 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 स्पाइरोगायरा। फिर आप क्या लिखोगे, फिर लिखोगे बेटा यूलोथ्रिक्स, 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 यूलोथ्रिक्स। कौन सा थ्रिक्स बेटा आपका, यूलोथ्रिक्स, 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 यूलोथ्रिक्स। देन आप लिखोगे बेटा वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा वॉल्वॉक्स, आप लिखोगे बेटा वॉल्वॉक्स, आप लिखोगे वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के बाद आप लिखोगे क्या बेटा, आप लिख लोगे कारा, आप लिख लोगे कारा, आप लिख लोगे क्या बेटा कारा, या फिर आप कह लो इसे चारा, चारा, चारा। तो आपने कौन कौन से नाम देखे, आपने देखा बेटा स्पाइरोगायरा, आपने देखा यूलोथ्रिक्स, आपने देखा वॉल्वॉक्स, आपने देखा कारा, आपने देखा कारा। कारा के बाद आप लिख लोगे बेटा यूडोरीना। क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे यूडोरीना, यूडोरीना, यूडोरीना। आप लिख लोगे बेटा क्या, यूडोरीना, आप लिख लोगे बेटा यूडोरीना, आप लिख लोगे यूडोरीना, ठीक। और यूडोरीना के बाद आप लिखोगे बेटा क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। और आपको याद होगी क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला से रिलेटेड जो है बेटा हमने एक आपको जो है याद होगा बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जो है एक नोट आपके लिए छोड़ दिया था, नहीं शायद लिविंग वर्ल्ड में किसी में, तो बेटा मैंने बता दिया था आपको, एक नोट मैंने बताया था क्लोरेला, क्लोरेला। बेटा जो क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला है ना, ये दोनों के ही दोनों जो है बेटा ग्रीन एल्गी में हम बेटा पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखोगे ना तो बेटा मेंबर है किसके, प्रोटिस्टा के, ये आते हैं एक्चुअली प्रोटिस्टा में। बेटा पढ़ जरूर इनको यहाँ लेते हैं ग्रीन एल्गी में, बट ये एक्चुअली में मेंबर है किसके, आपके प्रोटिस्टा के। कौन बेटा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। तो बेटा आपने ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स क्या क्या देखे, मेरे साथ बोलो 5 टाइम्स बोलो, आंखें बंद कर लो और ध्यान से सुनो। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, यूडोरीना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूडोरीना। जिसमें से क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को हम पढ़ जरूर लेते हैं एल्गी के अंदर, बट ये एक्चुअली मेंबर है किसके बेटा, प्रोटिस्टा के। मेरे साथ फिर बोलो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स क्या है, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, यूडोरीना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। मेरे साथ फिर बोलो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, यूडोरीना, कारा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, यूडोरीना, कारा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, यूडोरीना, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, यूडोरीना, कारा, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स। तो बेटा आपको क्या चीजें क्लियर हुई बेटा, आप इसको 5 टाइम्स लिखोगे बिना देखे। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के एग्जाम्पल आप 5 टाइम्स लिखोगे बिना देखे, तभी आप अगली वीडियो पर आप आगे बढ़ोगे।
और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखोगे डन सर, हमने ये कर लिया, हमने 5 टाइम्स जो है इसके एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। बेटा ईमानदारी बहुत जरूरी है। आओ देखो, अब ग्रीन एल्गी के बाद आती है बेटा आपकी बारी किसकी, आपकी ग्रीन एल्गी के बाद बारी आती है बेटा आपकी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की। तो एक बार इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और देखो थोड़ी सी आसानी होगी। देखो आओ, वैसे तो बेटा कुछ आसानी नहीं होगी। हाँ ये नहीं लिखना पड़ेगा, बस हटाओ। देखो आओ, हम्म, और ग्रीन की जगह हम लिख देंगे बेटा यहाँ ब्राउन एल्गी। हो गया ना, देखो काम आसान। बट आपको ऐसे नहीं करना है बेटा, आपको अलग से लिखने हैं, आपको ऐसे नहीं कर लेना है। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक। अब बेटा ब्राउन एल्गी के एग्जांपल क्या है, यानी कि फियोफाइसी के आपके एग्जांपल्स क्या है। बेटा फियोफाइसी में आपने क्या देखा, आपने देखा सरगैसम, क्या देखा आपने देखा बेटा सारगैसम, सारगैसम। बेटा सार्केज्म तो आपने बहुत सुना होगा, सार्केज्म नहीं, सारगैसम, सारगैसम, सारगैसम। इसके अलावा बेटा लेमिनेरिया, 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 लेमिनेरिया। और इन दोनों को ही कहते हैं बेटा, ये एग्जांपल है किसके, कैल्प के। ये एग्जांपल है किसके बेटा, कैल्प। और कैल्प किसका हिस्सा है बेटा, कैल्प जो है ब्राउन एल्गी के अंदर ही आते हैं आपके, ठीक। इसके अलावा बेटा यहाँ एग्जांपल आता है एक्टोकार्पस का, किसका बेटा, एक्टोकार्पस का। वहां आया था यूडोरीना, यहाँ आया एक्टोकार्पस, यहाँ आया बेटा एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। इसके अलावा आता है बेटा फ्यूकस। कौन सा आता है बेटा, आता है आपका फ्यूकस। और फ्यूकस के अलावा आता है बेटा यहाँ डिक्टेयोटा। क्या आता है बेटा, डिक्टेयोटा, 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 डिक्टेयोटा। और इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है नहीं बेटा, ये इसके तो इतने ही एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं ब्राउन एल्गी के, ब्राउन एल्गी के बेटा जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो है सार्गेसम लेमिनेरिया, जिनको कहते हैं कैल्प, ठीक। सार्गेसम लेमिनेरिया, कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टेयोटा। सार्गेसम लेमिनेरिया, कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टेयोटा। डिक्टेयोटा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, सार्गेसम। सार्गेसम, लेमिनेरिया, कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टेयोटा। डिक्टेयोटा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, कैल्प। बेटा और बोलूं, 3 बार, 3 बार और बोलूंगा चल तुम्हारे लिए, ठीक। सार्गेसम लेमिनेरिया यही कैल्प के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको ऐसे भी याद रखना, सार्गेसम लेमिनेरिया, कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टेयोटा। सार्गेसम लेमिनेरिया, कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टेयोटा। सार्गेसम लेमिनेरिया, कैल्प, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टेयोटा। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं रेड एल्गी के। रेड एल्गी के बेटा आपके 4 ही एग्जांपल दे रखे हैं, आओ देखो। रेड एल्गी में आपको सिर्फ 4 ही एग्जांपल्स पढ़ने हैं। तो बेटा यहां से लेके यहां तक का हम मिटा देते हैं, आओ देखो। आओ, क्या क्या है 4 एग्जांपल बेटा, जेलिडियम ग्रासिलेरिया, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया। देखो बेटा, जेलिडियम ग्रासिलेरिया, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया, वो है एग्जांपल आपके किसके बेटा, आपकी ब्राउन। और ये है रेड एल्गी के। देखो रेड एल्गी के, आपके रेड एल्गी के जिसे कहते हैं बेटा रोडोफाइसी, क्या क्या एग्जांपल है, वो है बेटा आपके पोरफायरा पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा बेटा, पोरफायरा। इसके अलावा क्या आगे, आपके आगे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। बेटा जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, जेलिडियम आ गया और आ गया बेटा आपका ग्रासिलेरिया, 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 ग्रेसिलेरिया। तो बेटा क्या एग्जांपल है रेड एल्गी के, रेड एल्गी के हैं आपके बेटा 4 एग्जांपल्स, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। बेटा कोई जल्दबाजी नहीं है हमें इन चीजों को आगे बहुत बढ़ाने की, मतलब बेटा आराम से पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि बेटा मैं क्लियर विश्वास करता हूँ, मेरा बहुत क्लियर मानना है बेटा, मैं वो इंसान हूँ, कोर्स बेटा बहुत लोग करा देते हैं, मैं बेटा 3 बार रिवाइज कराऊंगा, मैं मजाक नहीं करता बेटा, मैं बहुत सीरियस हूँ पढ़ाई को लेकर, ठीक है। मजाक के टाइम पे मजाक अच्छा लगता है, बट मैं बेटा स्टडी को लेकर बहुत सीरियस हूँ, पढ़ाई बहुत सीरियस होकर करनी चाहिए जब आप पढ़ने बैठते हो। अगर बेटा आपने 4 घंटे भी आपने सीरियस स्टडी के निकाल ली ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा एग्जाम क्लियर करने से, चाहे बेटा वो कोई भी एग्जाम हो आपका, जिसके अंदर आपने 4 घंटे सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में सोचा है। कुछ नहीं होता 12 घंटे की सिटिंग से, 12 घंटे में आप सिटिंग निकालोगे ना बेटा, मुश्किल से 5 से 6 घंटे होते हैं जो आपके एक्टिव होते हैं, जिनके अंदर आपने सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचा है। नहीं तो किसी में आपने कुछ ब्रेक ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कहने के लिए 12 घंटे की स्टडी है, कोई सेंस नहीं है। मेरे साथ फिर बोलो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। अब ब्राउन एल्गी से शुरू करते हैं, देखो आओ, क्या एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, याद होगा बेटा, सार्गेसम बताया था मैंने आपको, बताया था बेटा लेमिनेरिया, दोनों को क्या कहते हैं, कैल्प कहते हैं आपके। इसके अलावा बेटा फ्यूकस, डिक्टेयोटा और आपके एक्टोकार्पस बताया। रेड एल्गी के एग्जांपल क्या बताया बेटा, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम।
ठीक, इसके अलावा बेटा ग्रीन एल्गी के आपके एग्जांपल क्या बताए थे बेटा, स्पायरो वगैरह बताया था आपको बेटा, आपको क्लेमाइडोमोनास बताए थे, क्लोरेला बताया था आपको, यूडोरिना बताया आपको, कारा बताया आपको, यूलोथ्रिक्स बताया आपको, वॉलबॉक्स बताया। क्या आपके एग्जांपल्स क्लियर हुए? अब बेटा मैं आपको कैल्प का जो है इमेज दिखाता हूँ, आओ देखो। अब मैं आपको कैल्प की इमेज दिखाता हूँ, देखो ये बेटा दिख रही है, ये देखो ये जो आपको दिख रही है ना बेटा, ये इतनी बड़ी जो दिख रही है बेटा, इन्हीं को कहते हैं हम कैल्प। ये जो समुद्र में आपको दिख रही है बेटा, इन्हीं को कहते हैं कैल्प। और कैल्प क्या है? कैल्प आपकी जो है बेटा ये ब्राउन एल्गी है। कैल्प क्या है? कैल्प आपकी ब्राउन एल्गी है। और इनकी हाइट बेटा अप टू 100 फीट होती है। हाइट अप टू, हाइट जो बेटा इनकी होती है ना, इनकी जो हाइट होती है वो बेटा आपकी होती है अप टू 100 मीटर। हाइट अप टू 100 फीट, फीट कर लो बेटा आप, यानी लगभग 30 मीटर के अराउंड, 100 मीटर की, यानी मतलब बहुत लंबी होती है बेटा ये आपकी जो देखते हो आप कैल्प। ब्राउन एल्गी के अंदर आती हैं, जैसे बेटा एग्जांपल क्या है, लेमिनेरिया, सरगैसम। ठीक, तो बेटा ये आपको जो दिखाई है मैंने वो कैल्प दिखा दी है। अब बेटा इसके बाद जो एल्गी की हम, एल्गी मतलब अभी बहुत ऊपर ऊपर से मैंने बताया, आज कह सकते हैं हमने एल्गी एक्चुअली शुरुआत नहीं करी, बट बेटा एग्जांपल्स हमने आपको जो है एल्गी के करा दिए हैं, और आपको एग्जांपल्स एल्गी के करा दिए हैं तो एक और बार आपको जो है बेटा बताऊंगा मैं एल्गी के जो है क्या कहते हैं, एग्जांपल्स बोल के बताऊंगा। थैंक यू स्लाइड्स बाद में थैंक यू बोल देना, ठीक है। पहले एग्जांपल्स बताते हैं आपको बेटा। रेड एल्गी से शुरुआत करते हैं, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम, ग्रासिलेरिया। ब्राउन एल्गी पर आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, सरगैसम, लेमिनेरिया जिनको कैल्प कहते हैं। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलती है एक्टोकार्पस, डिक्टेटा और फ्यूकस। जब हम बात करते हैं बेटा ग्रीन एल्गी की तो आपको याद होगा वहां आपको देखने को मिलते हैं क्या बेटा, आपको देखने को मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिनको हम पढ़ तो लेते हैं किसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर। अगर आपसे पूछते हैं किसके मेंबर हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं बेटा, जिसे माना जाता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। कौन? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, जबकि हैं ये क्या आपके ग्रीन एल्गी में पढ़ लेते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हमने आपको क्या एग्जांपल बताए थे, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, यूडोरिना, कारा बताया था आपको। ये सारे जो है बेटा आपके ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा बेटा। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपने एंड से, तो कोई कमी नहीं होगी, बस आपको जोर लगाना है। ठीक, और हम आपके साथ बेटा ही हैं चीजें रिवाइज कराने के लिए। बायोलॉजी टफ सब्जेक्ट नहीं है अगर ढंग से पढ़ी जाए तो बेटा, ठीक, वरना रट के तो आप कर सकते हो चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हर चीज का लॉजिक हो आपके पास। कोई आपसे पूछे कि ये चीज है तो ये चीज क्यों है, क्या है इसका रीजन, क्या है, इतना अलग ही लेवल का यार मजा आता है जब आपको चीजें क्लियर होती हैं। सिर्फ आप बोलने के लिए नहीं बता रहे हो, आपने उन चीजों को महसूस करा है, आपको चीजें आती हैं। तो बेटा यही हमारा पढ़ाने का तरीका है, और थैंक यू सो मच बेटा, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसका रिवीजन लेक्चर जल्द ही हम बनाएंगे आपके लिए, बट आपको रिवीजन लेक्चर का इंतजार नहीं करना है, आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक, तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और प्लीज यार पढ़ते रहो। एक ही सबसे जरूरी चीज है, वो है बेटा पढ़ना। चाहे हमसे पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, पढ़ो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। और जो बेटा आप अपने देश के लिए करना चाहते हो, कुछ अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर करो, जिसके आप बड़े बड़े डॉक्टर्स का नाम सुनते होंगे, जैसे बेटा आपने डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम सुना होगा। मतलब यार बनना है तो इतना बड़ा बनू ना यार, देश के लिए कुछ करो, अलग ही लेवल का, मतलब यार नाज हो बेटा, प्रेसिडेंट के डॉक्टर हैं वो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल डॉक्टर हैं। सोचो बेटा कितनी बड़ी बात है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और कहूँ तो बेटा अगले लेक्चर में, वीडियो थोड़ी है ये, कोई फनी वीडियोस थोड़ी बना रहे हैं। तब तक बेटा ढेर सारा आप ख्याल रखें और पढ़ते रहें। चलो बाय, टेक केयर।